व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज हम लोगों ने हमारे हाफ ईयरली के बाद के जो चैप्टर्स आते हैं वो सारे ही रिवाइज कर लिए हैं। अब हमारे पास रिवीजन के लिए जो चैप्टर्स बचे हैं वो प्री हाफ ईयरली वाले बैठे हैं, जो कि है हमारे पास जर्नल एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक्स, थ्योरी के चैप्टर्स। तो उनको हम बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। आज की इस क्लास में हम रिवाइज करेंगे जर्नल एंट्रीज, और जर्नल एंट्रीज में मैं इसके अंदर सारी ही एंट्रीज आपकी कवर कर दूंगा, चाहे किसी भी प्रकार की एंट्री हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ध्यान से हम लोग इसको देखेंगे और जर्नल एंट्रीज को आज हम रिवाइज करेंगे। ये एक ही वीडियो आपके लिए सफिशिएंट होगा पूरा चैप्टर रिवाइज करने के लिए, समझने के लिए। फिर आपके एग्जाम में कुछ भी पूछे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं हम इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को जिसका नाम है जर्नल एंट्रीज। देखो, जर्नल एंट्रीज क्या है? जर्नल एंट्रीज एक सिस्टमैटिक वे है किसी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को लिखने का। मतलब हम जब भी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में बहुत सारी न्यूमरस ट्रांजैक्शंस होती हैं। पैसे का लेन देन होता है, उधार की ट्रांजैक्शंस होती हैं, गुड्स का आना जाना होता है, एसेट्स का आना जाना होता है, लाइबिलिटीज का पेमेंट होता है, ऑब्लिगेशंस होती हैं, मल्टीपल चीजें होती हैं बिजनेस में। कई सारी चीजें होती हैं, प्रॉफिट्स, लॉसेस, सबको रिकॉर्ड करने का एक सिस्टमैटिक मैनर है, एक प्रोसेस है, एक तरीका है, जो कुछ रूल्स की हेल्प से आप लिखते हो। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज की शुरुआत कहां से होती है? देखो, सबसे पहले हमारे पास आती है ट्रांजैक्शन। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है ना, ट्रांजैक्शन के बाद हम बनाते हैं वाउचर। वाउचर क्या है? वाउचर एक वो डॉक्यूमेंट है जो स्पेसिफाई करता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। वाउचर स्पेसिफाइज क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा। अब डेबिट और क्रेडिट क्या है ये आपको पता होना चाहिए। डेबिट हम क्या बोलते हैं? डेबिट इज बेसिकली द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एनी अकाउंट एंड क्रेडिट इज बेसिकली द राइट हैंड साइड ऑफ एनी अकाउंट। ठीक है। और अकाउंट कैसा दिखता है? अकाउंट इस तरीके का दिखता है, टी तरीके का, इसको हम अकाउंट बोलते हैं। तो इधर भी कुछ आइटम्स लिखी जाती है, यहाँ पे इधर भी कुछ आइटम्स लिखी जाती हैं, यहाँ पे। इस लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट बोलते हैं, इस राइट हैंड साइड को क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है। अब कौन सी चीज इधर लिखी जाएगी, कौन सी इधर लिखी जाएगी, इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं। उन रूल्स की हेल्प से ही हम जर्नल एंट्री करते हैं। ठीक है। अब ये जो वाउचर है, वाउचर की हेल्प से हम क्या बनाते हैं? जर्नल बनाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है? ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन से वाउचर बनता है, वाउचर से जर्नल एंट्रीज होती हैं, जर्नल से फिर फर्दर लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो हम आने वाले चैप्टर्स में सीखेंगे। बट अभी हमें जो मेजर चीज सीखनी है वो है जर्नल। ठीक है। अब जर्नल का क्या फॉर्मेट होता है? सर, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल? जर्नल हम कैसे लिखते हैं? तो देखो, आप जब भी जर्नल बनाओगे तो इस तरीके से आप एक फॉर्मेट बना के चलोगे, जिसमें आप बोलोगे सबसे पहले पर्टिकुलर्स, सबसे आगे आप पर्टिकुलर्स लिखोगे, इधर आप डेट लिख दोगे, किस डेट पे आप एंट्री कर रहे हो। उसके बाद एक छोटा सा कॉलम बनता है जिसको हम बोलते हैं LF। LF का मतलब होता है बच्चे लेजर फॉलियो, यानी जो जर्नल के बाद लेजर बनेगा वो लेजर के कौन से पेज नंबर पे एंट्री गई है। फॉलियो मींस पेज नंबर, लेजर फॉलियो। देन यू हैव डेबिट साइड का अमाउंट, डेबिट का अमाउंट, एंड देन यू हैव क्रेडिट का अमाउंट। तो ये एक बेसिक फॉर्मेट होता है जो हम जर्नल में यूज करते हैं। आजकल तो सॉफ्टवेयर्स पे होती है, टेली, बिजी पे, आजकल हाथों से तो कोई नहीं करता, बट वहां पे फॉर्मेट ऑलरेडी बने होते हैं। बट आप जब कॉपीज में पढ़ते हो तो इस तरीके से होता है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है। अब सर, जर्नल के कितने तरीके हैं जर्नल करने के? तो देखो, जब हम बात करते हैं जर्नल की तो आपके पास दो अप्रोच है जिससे आप जर्नल एंट्री सीख सकते हो। एक होती है हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच, और एक होती है हमारे पास मॉडर्न अप्रोच। तो आप दोनों में से कोई भी सीख सकते हो। मैं आपको ट्रेडिशनल भी सिखाऊंगा, मैं आपको मॉडर्न भी सिखाऊंगा। आपको जो ठीक लगे आप उस अप्रोच की मदद से जर्नल एंट्रीज कर सकते हो। बट पहले हम ट्रेडिशनल सीखेंगे, उसके बाद हम मॉडर्न सीखेंगे। वन ऑन वन हम दोनों अप्रोचेस सीखेंगे। सर, अगर मुझे एक ही आती हो, दोनों ना भी आती हो, तो क्या मैं जर्नल एंट्री कर सकता हूँ? यस। दोनों अप्रोचेस से एंट्री सेम बनती है, चाहे आप ट्रेडिशनल कर लो, चाहे आप मॉडर्न कर लो। यूजुअली बच्चे एक ही सीखते हैं, बट मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दोनों सिखाना, क्योंकि हमारे चैनल के साथ बहुत सारे ऐसे
लोग भी जुड़े हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स भी जुड़े हैं जो अपने अलग अलग टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सब के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो मैं ध्यान रखता हूँ कि सिर्फ 11th-12th के स्टूडेंट्स ही नहीं है, उसके साथ साथ प्रोफेशनल्स भी हैं, उसके साथ साथ अदर टीचर्स भी हैं जो इस वीडियो की मदद से और बच्चों को फर्दर स्प्रेड कर सकते हैं, एजुकेशन सिखा सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा एजुकेशन स्प्रेड हो, हमारे टीचर्स जितना अच्छे से बच्चों तक ये चीज़ें पहुँचाए, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो ज्ञान है, जितना हो सकता है, जितना लोगों तक पहुँचेगा उतना बढ़िया है। ट्रेडिशनल अप्रोच, आओ ट्रेडिशनल अप्रोच में बेटा जी हमारे पास हर अकाउंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। जो पहला पार्ट है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ एसेट्स की बात करते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर हम कोई लैंड, कोई बिल्डिंग का लेन देन है, कोई कैश का लेन देन है, कोई भी एसेट है, बेसिकली लैंड, बिल्डिंग, कैश, फर्नीचर, स्टॉक, ठीक है ना, कोई भी बेसिक एसेट का लेन देन हो रहा है तो उसको हम रियल अकाउंट बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? रियल अकाउंट, ठीक है। दूसरे में हमने बोला पर्सन्स बेटा जी 2 तरीके के होते हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो। नेचुरल का क्या मतलब होता है? जैसे हम लोग सारे के सारे राम, श्याम, चिंटू, चिंटी, बंटी, ETC, कुछ भी, हम सब नेचुरल पर्सन्स हैं। आर्टिफिशियल पर्सन्स जिनको लॉ पर्सन मानता है, जैसे आपका स्कूल, उसका अपना नाम होता है, आपका कॉलेज का अपना नाम होता है, कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक, सब अपना नाम है ना इनका, तो ये सब आर्टिफिशियल पर्सन्स होते हैं। तो जितने भी पर्सन्स हैं, नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो, एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स भी होते हैं, वो हम आगे फर्दर सीखेंगे। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं पर्सनल अकाउंट्स। तो रियल अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। तीसरे होते हैं जिसके अंदर हम लोग खर्चों की बात करते हैं, एक्सपेंसेस, हम लोग लॉसेस की बात करते हैं, नुकसान, हम लोग इनकम्स की बात करते हैं, हमारी कमाई, हम लोग गेन्स की बात करते हैं, हमारे फायदे। इनको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। तो हमारे पास कितने तरीके के अकाउंट्स होंगे बेटा जी? रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। इस चीज को ध्यान रखेंगे, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। भैया रियल क्या है? एसेट्स की बात होगी तो इसका रूल बता दो। इसका रूल ये है बच्चे, डेबिट व्हाट कम्स इन। जो भी आपके पास आ रहा है, कोई भी एसेट, क्योंकि दिस अकाउंट इज रिलेटेड टू एसेट, जो कोई भी एसेट आपके पास आ रहा है आप उसको डेबिट करोगे, ठीक है। देन क्रेडिट क्या करेंगे सर? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपके पास से जो एसेट जा रहा है आप उसको क्रेडिट कर दो। आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, इस चीज को दिमाग में रखना, ठीक है। पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं। डेबिट द रिसीवर, अगर कोई रिसीवर है तो उसको आप डेबिट करोगे। क्रेडिट द गिवर, अगर कोई गिवर है तो उसको आप क्रेडिट करोगे। ये मैं रूल्स है, अभी मैं एग्जांपल्स की मदद से सारे क्लैरिफाई करूंगा, एक बार आप नोट डाउन करते चलो। इसका रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तीसरा क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सभी एक्सपेंसेस और लॉसेस को क्या करना है? डेबिट करना है। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, सभी इनकम्स और गेन्स को क्रेडिट करना है। तो एक्सपेंस लॉस डेबिट कर दो, इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट कर दो। तो आपके पास रियल, पर्सनल, नॉमिनल 3 चीजें होती हैं जिसका आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब 1-on-1 एग्जांपल्स की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कहां पे कैसे जर्नल करना है, कहां पे कैसे चीजें लिखनी है, ठीक है। मैं सबसे पहले रियल अकाउंट की बात करता हूं, तो सबसे पहले रियल अकाउंट को सीखते हैं। अब रियल अकाउंट जिसका रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सर क्या आता है और क्या जाता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे तो फॉर्मेट बना के छोड़ देता हूँ जिसमें हम एंट्री कर पाए, और इधर मैं ट्रांजैक्शन लिख लूंगा। तो सबसे पहला कॉलम डेट का होता है, देन पर्टिकुलर्स, देन लेजर फॉलियो। ये आपका खाली ही रहेगा, बस रिक्वायरमेंट है तो आप बना के चलोगे। डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट, ठीक है। तो आपने जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले लिखा फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश,
फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, हमने कोई फर्नीचर खरीदा है और पैसा दे दिया है। तो अब देखो पहला रूल क्या है, जो भी आ रहा है उसको डेबिट कर दो, जो भी जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। अगर मैंने फर्नीचर खरीदा है तो मेरे पास फर्नीचर आ रहा है और पैसा जा रहा है, हाँ या ना? आप फर्नीचर खरीदते हो तो फर्नीचर लेके आओगे और पैसा दे के आओगे। तो बिजनेस के आप बुक्स बना रहे हो, या बिजनेस में क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, जो भी आ रहा है उसको क्या करना है, डेबिट, जो भी जा रहा है उसको करना है क्रेडिट। तो कैसे लिखेंगे, डेट को यानी फिलहाल तो खाली छोड़ दो, फर्नीचर आ रहा है ना तो ऐसे लिखना है, देखो फर्नीचर, हर चीज के साथ अकाउंट लगाना है ऐसे A/C अकाउंट, थोड़ा स्पेस देके यहां पे लिख दोगे डेबिट। फर्नीचर को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। क्या जाएगा हमारे पास से, कैश जाएगा। तो क्रेडिट के लिए आपको CR नहीं लिखना, यहाँ पे स्पेस देना है और यहाँ लिखना है टू वर्ड यूज करना है और यहाँ लिखना है कैश अकाउंट। ये ऑटोमेटिकली सेल्फ अंडरस्टूड है कि अगर ऊपर कोई चीज डेबिट हुई है तो नीचे वो क्रेडिट ही होगी। हमारे इस अकाउंटिंग सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं बेटा जी। तो अगर कुछ डेबिट हुआ है तो क्रेडिट ऑटोमेटिकली होगा, सामने वाले के लिए सेल्फ अंडरस्टूड है। सिर्फ डेबिट से कोई एंट्री नहीं बनती, डेबिट है तो उसका क्रेडिट भी है, क्रेडिट है तो उसका डेबिट भी है। ओके, तो क्रेडिट को आप CR नहीं लिखते, बस ऐसे लिख देते हो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का फर्नीचर है, लेट्स सपोज 5000 रुपीज का, तो 5000 यहाँ डेबिट में लिखोगे और 5000 रुपीज यहाँ क्रेडिट में लिखोगे। ये एंट्री हो गई। इसके नीचे हम इस एंट्री की एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं नरेशन, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। ये क्यों लिखते हैं सर, ताकि आपकी कोई भी बुक्स अगर स्टडी करे तो उसको पता हो। इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं नरेशन। नरेशन लिखनी होती है हमेशा, नरेशन नहीं लिखोगे तो आपके टीचर्स आपके मार्क्स काट देंगे। तो क्या एंट्री लिखी मैंने, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर आया कैश गया। एक और समझो, क्लैरिटी धीरे धीरे आएगी, ध्यान से समझ के चलना। हमने लिखा मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश, इस बार क्या हुआ है, मैंने मशीन खरीदी है कैश में, मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश। तो देखो क्या आया क्या गया, सोचो, मैं बिजनेस हूं, मशीन खरीदी, मशीन आई, पैसा गया, जो भी आया डेबिट, जो भी गया क्रेडिट। तो कैसे लिखोगे, मशीनरी अकाउंट स्पेस देके डेबिट। डेबिट क्यों करा मशीन को, क्योंकि मशीन आ रही है, जो भी आएगा डेबिट करना, क्या गया कैश गया उसको क्रेडिट करना है, स्पेस दो टू कैश अकाउंट। सपोज 2000 रुपए की है तो यहाँ पे लिख दूंगा 2000 डेबिट में, 2000 क्रेडिट में, और यहाँ पे नरेशन लिख दोगे यही सेम, बीइंग जरूर लगा देना, कुछ टीचर्स नंबर काट देते हैं, बीइंग मशीनरी परचेज्ड, ये सेम टू सेम लिख देना। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं नरेशन। ओके, अब देखो थर्ड ट्राई करते हैं। थर्ड क्या है, व्हीकल सोल्ड फॉर कैश। हमारे पास कोई व्हीकल था 10,000 रुपए का, वो हमने बेच दिया कैश में, व्हीकल सोल्ड फॉर कैश। कोई व्हीकल था हमने कैश में बेच दिया, सोल्ड फॉर कैश। अब सोचो, व्हीकल बेचा, इस बार व्हीकल गया कैश आया, व्हीकल बेचा ना तो व्हीकल गया कैश आया, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो इस बार क्या डेबिट होगा, कैश डेबिट होगा, कैश अकाउंट स्पेस देके डेबिट टू व्हीकल अकाउंट। जो आ रहा है वो डेबिट करना है, जो जा रहा है वो क्रेडिट करना है, बस ये चीज माइंड में रखना। देखो इस तरीके से हम लोग रियल अकाउंट की एंट्रीज करते हैं। दोनों साइड एसेट्स हैं, एक आ रहा है और एक जा रहा है, एक चीज आ रही है एक चीज जा रही है, तो हमेशा जो भी आया वो डेबिट, जो भी गया वो क्रेडिट। ठीक है, ऐसे आप रियल अकाउंट की एंट्रीज करते हो। ओके, अब हम थोड़ी सी एंट्रीज सीखते हैं पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में मैंने आपको क्या सिखाया बेटा जी, पर्सन से रिलेटेड। इसका रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आपने इसके ऊपर क्या रूल सीखा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, अब देखो ये वाला जो पर्सनल अकाउंट का रूल है ना, ये यूजुअली कहां लगता है, ये यूजुअली लगता है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में, जनरली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में या उनकी पेमेंट्स में। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, उधार वाली ट्रांजैक्शंस। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का क्या मतलब होता है, उधार वाली ट्रांजैक्शंस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको लिखता हूं मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश, एंड दूसरी क्या लिखी मैंने, मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम चिंटू। दो चीजें हैं, मशीनरी परचेज फॉर कैश, मशीनरी परचेज फ्रॉम चिंटू। तो हमेशा दो चीजों का ध्यान रखना, यहां पे कैश शब्द यूज हुआ है और यहां पे एक नाम आया है जिसको हमने बोला चिंटू।
तो कभी भी बेटा जी नाम आ जाए, whenever there is a name, जब भी ये नाम आ जाए तो समझ जाना इस नाम का मतलब है ये उधार है। कभी भी ट्रांजैक्शन में अगर नाम लिखा है तो दिस इज सेल्फ अंडरस्टूड कि ये एक क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है। मशीनरी खरीदी है लेकिन पैसा नहीं दिया। सर एंट्री में क्या फर्क आएगा, आओ मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहला क्या है, मशीनरी परचेज फॉर कैश, मशीन खरीदी कैश में, तो क्या हुआ है सोचो, मशीन आई पैसा गया, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बेसिक ट्रांजैक्शन। तो आप लिखोगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, अब मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा, आप बना लेना, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो यही बनता है, सपोज 2000 रुपए की मशीन है, ये लिख दिया हमने, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रूल लग गया। दूसरी में सर क्या चेंज होगा, क्या चेंज आएगा, देखो मशीनरी खरीदी लेकिन पैसा नहीं दिया, नाम आया इस बार, खरीदी लेकिन पैसा नहीं दिया, तो ऊपर से रूल लगाना शुरू करो। पहला रूल डेबिट का लगाओ, हमेशा पहले डेबिट लगाना है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या कुछ आ रहा है हमारे पास, मशीनरी खरीदी पैसा नहीं दिया, कुछ आ रहा है, यस सर मशीन आ रही है, तो ये लग गया ना पहला वाला ही, यही लिख दो, मशीन अकाउंट डेबिट। सर अगर पहला रूल लग गया तो दूसरा देखने की नीड ही नहीं है, नहीं, पहला लग गया तो दूसरा देखना ही नहीं है, भूल जाओ कोई दूसरा रूल भी होता था, पहला लग गया बहुत बढ़िया, दूसरे की हमें कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या है, मशीनरी खरीदी लेकिन अल्टीमेटली हमने पैसा नहीं दिया, मशीन खरीद ली बट पैसा हमने अभी तक नहीं दिया है, उधार है, तो क्या है क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ जा रहा है क्या हमारे पास से, हमने अभी पैसा तो दिया नहीं तो हमारे पास से कुछ नहीं गया, मशीन जरूर खरीद ली लेकिन हमारे पास से अभी कुछ गया नहीं, ठीक है, तो ये तो लगा नहीं क्योंकि उधार था, है ना। अब डेबिट का तो रूल देखना ही नहीं है, सिर्फ क्रेडिट का देखना है, डेबिट का तो लग चुका है, डेबिट का रूल लग गया तो देखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये तो मुझे नहीं देखना। क्रेडिट द गिवर, क्या गिवर पता है मुझे कौन है, किससे खरीदी हमने मशीनरी, हु इज द गिवर, चिंटू, मिल गया नहीं मिल गया, तो इस बार ये गिवर वाले रूल के हिसाब से यहाँ पे लिखा जाएगा टू चिंटू, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे बेटा, नाम के साथ ना कभी अकाउंट नहीं लगता, ठीक है। दो तरीके होते हैं, या तो आप नाम के साथ अकाउंट लगाओगे ही नहीं, ऐसे ही छोड़ दोगे, बट अगर लगाना ही है तो आप यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस दे के लगा सकते हो, दो तरीके होते हैं इसको लिखने के, ठीक है। नाम के साथ कभी अकाउंट नहीं चलेगा, बट अगर आपका मन करे कि नहीं भैया जब सब में लग रहा है तो मुझे तो इसमें भी लगाना है, तो फिर आप अपोस्ट्रोफी एस दे के लगाओगे, चिंटू अकाउंट कुछ नहीं होता, या तो चिंटूज अकाउंट होगा या खाली चिंटू होगा, ठीक है। तो अब देखो क्या डिफरेंस आया, डिफरेंस यह आया बच्चे कि यहाँ पे कैश दिया था तो कैश गया था क्रेडिट में, कैश दिया ही नहीं तो इस बार यहाँ पे क्या आएगा, नाम आ जाएगा बस, 2000 2000, दोनों एंट्रीज में डिफरेंस समझ में आया, क्लैरिटी आई। एक और करते हैं, उससे तुम्हें ज्यादा बेटर फील होगा, देखो मैं लिखता हूं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश, फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश एंड फर्नीचर सोल्ड टू चिंटू। अब देखो दोनों में क्या फर्क है, 5000 5000, फर्नीचर बेचा है एक बार कैश में और एक बार फर्नीचर बेचा है लेकिन नाम लिखा हुआ है, तो अगर कैश में लिखा है तो समझ जाओ कि फर्नीचर बिका, पैसा आ गया, नाम लिखा है तो समझ जाओ फर्नीचर तो बिका है लेकिन अभी पैसा नहीं आया। ये कौन सी सेल है, क्रेडिट सेल है, उधार की सेल है, इसके अंदर अभी हमें पैसा रिसीव नहीं हुआ है। तो फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश से क्या तात्पर्य है, फर्नीचर बिक गया है, कैश अभी नहीं आया है, अगर नाम आ गया, अगर कैश लिखा है तो सीधा सीधा पैसा आ गया, ठीक है, कैश आ गया तो पैसा आ गया, कैश नहीं लिखा नाम लिखा है तो ये उधार है। फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश, कैश आया फर्नीचर गया, जो भी आया डेबिट कर दो, जो भी गया क्रेडिट कर दो, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया फर्नीचर गया, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कितना 5000 5000। ये है अब इंटरेस्टिंग, वीडियो को पॉज करो और इसको करो और फिर मुझे कमेंट्स में बताना आपने सही करी या नहीं करी। फर्नीचर सोल्ड टू चिंटू, नाम लिखा है, फर्नीचर तो गया लेकिन पैसा नहीं आया बेटा, उधार है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या कुछ आ रहा है मेरे पास इस बार, मेरे पास कुछ नहीं आ रहा, ये लगेगा नहीं क्योंकि पैसा आया ही नहीं, पैसा आया तभी तो डेबिट व्हाट कम्स इन लगाता, पैसा आया ही नहीं है, लगेगा ही नहीं। फिर डेबिट का सर क्या ये वाला रूल लगा दें, डेबिट द रिसीवर, क्या रिसीवर का नाम पता है, किसने फर्नीचर रिसीव करा, क्या वो नाम हमें पता है, यस चिंटू इज द रिसीवर। अब इसको डेबिट करो, आप चिंटू को डेबिट करो, तो आप लिखोगे चिंटू डेबिट। क्रेडिट के लिए सर फर्नीचर तो जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वो तो पहले वाला ही रूल लग जाएगा, टू फर्नीचर, समझे, ऐसे होता है, पर्सनल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस ऐसे करी जाती हैं, ठीक है। एक और लिख देते हैं, चलो एक और लिखते हैं, कैश पेड टू राम, हमने राम को कैश दिया, कैश पेड टू राम 1000। अब एंट्री करने की कोशिश करो खुद से, कैश पेड टू राम 1000, रूल्स पढ़ते हैं,
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या हमारे पास कुछ आया? नहीं सर, हमारे पास कुछ नहीं आया, तो डेबिट का ये रूल तो लगा नहीं। डेबिट द रिसीवर, हु इज द रिसीवर, किसको पैसा दे रहे हो? क्या रिसीवर का नाम पता है? यस, राम, तो हम लिखेंगे राम डेबिट। सर ये कौन से रूल के हिसाब से डेबिट करा? इसके हिसाब से, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, अब क्रेडिट का रूल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है आपके पास से? कैश जा रहा है, क्योंकि आप पैसा दे रहे हो टू कैश अकाउंट। कितना पैसा दिया? 1000। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि अगर डेबिट ये है तो क्रेडिट भी यही वाला होगा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी में से भी कोई भी डेबिट हो सकता है, किसी में से भी कोई भी क्रेडिट हो सकता है, रूल्स में से रिवर्स चेंज हो सकते हैं रूल्स ऊपर नीचे। अच्छा, अब ये खुद करना आप, कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, शाम से कैश आ गया 1000 रुपए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। चलो, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये रूल लग जाएगा। क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट। क्या करें? क्रेडिट व्हाट गोज आउट नहीं, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है? हु इज द गिवर? श्याम, टू श्याम। दिस इज हाउ आप पर्सनल अकाउंट की जर्नल एंट्रीज करते हो, समझे? अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो डू नॉट स्ट्रेस, आराम से करते चलो मेरे साथ साथ। परफेक्शन के साथ जर्नल सिखाऊंगा तुम्हें आराम से, ठीक है? रियल हो गया, पर्सनल हो गया, अब नॉमिनल सीखेंगे। सर व्हाट इज नॉमिनल? नॉमिनल में क्या होता है बेटा जी? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कोई भी एक्सपेंस या लॉस है उसको डेबिट कर दो। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, कोई भी इनकम्स या गेन्स है उसको क्रेडिट कर दो। इससे पहले हमने क्या सीखा है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, ये हमने भी पहले सीख लिया। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास ट्रांजैक्शन आ रहा है, सैलरी पेड ₹1000, बहुत ऐसा आ रहा है, सैलरी पेड ₹1000। तो देखो, सैलरी एक खर्चा है, एक्सपेंस है, तो आपके दिमाग में एकदम चलना चाहिए कि एक्सपेंस है तो ये नॉमिनल का कुछ ना कुछ तो लगेगा, है ना? सैलरी पेड, इंटरेस्ट पेड, वेजेस पेड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कोई भी पैसे का अनजान है जो कि एक एक्सपेंस, खर्चा, नुकसान, नफा, ऐसा कुछ है तो वो इस वाले पर्टिकुलर रूल से रिलेटेड होता है। ठीक है, सैलरी पेड डेबिट से शुरू करो। डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आया? नहीं सर। डेबिट द रिसीवर, पता नहीं सर। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्या सैलरी एक एक्सपेंस है? एक्सपेंस के तौर पे सैलरी को डेबिट कर दो, सैलरी अकाउंट डेबिट। देखो, इस बार डेबिट ये भी नहीं हुआ, डेबिट ये भी नहीं हुआ, डेबिट हुआ एक्सपेंस की वजह से। क्रेडिट क्या? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पहले ही लग गया। क्या जा रहा है आपके पास से? कैश जा रहा है। वेरी सिंपल, हाँ या ना? लग गया, नहीं लग गया? पहले ही। इंटरेस्ट पेड, आपने इंटरेस्ट पे करा 2000 रुपए। डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आया? नहीं आया सर। डेबिट द रिसीवर, कुछ नहीं सर, मतलब ही नहीं, पर्सन का तो मतलब ही नहीं इससे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्या इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है? सभी एक्सपेंसेस को डेबिट करो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू। क्रेडिट में क्या लिखूं? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है मेरे पास से? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है मेरे पास से? मेरे पास से जा रहा है कैश, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 1000, 2000। देखो ऐसे होता है, ठीक है? तो डेबिट इसका लग रहा है, क्रेडिट कहीं से भी लग सकता है, कोई भी। ओके, अब देखो, ये आप खुद ट्राई करो। कमीशन रिसीव्ड 5000, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। कमीशन रिसीव्ड क्या बनना चाहिए? रूल लगाते हैं शुरू से। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या कुछ आ रहा है? कमीशन मिली है तो पैसा तो आ रहा है भैया। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आए डेबिट कर दो, तो मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट के लिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट, नहीं कुछ नहीं गया, गिवर का तो मतलब ही नहीं है। क्रेडिट ऑल इनकम, क्या कमीशन मेरे लिए एक इनकम का काम करेगी? यस, क्रेडिट ऑल इनकम टू कमीशन, क्रेडिट करूंगा मैं कमीशन को, क्यों? क्योंकि मेरे लिए इनकम है। ठीक है, सही है। रेंट रिसीव्ड 10,000, रेंट मिला 10,000 रुपए, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया? कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि ये मेरी इनकम है वापस से, टू रेंट अकाउंट, क्रेडिट हो रहा है रेंट। देखो, इस तरीके से हमारे पास नॉमिनल की जर्नल एंट्रीज होती हैं। तो ये इजीएस्ट रूल है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इन 3 रूल्स की मदद से, रियल, पर्सनल, नॉमिनल की मदद से आपकी जर्नल एंट्रीज होती है ट्रेडिशनल अप्रोच में। आज के जो हमारे बेसिक्स हैं वो रिटर्न्स पे बेस्ड है। सर रिटर्न का क्या मतलब होता है? रिटर्न का मतलब होता है माल वापस करना, है ना? अब जो रिटर्न होगा, यानी जो माल वापस होगा, वो 2 तरीके से हो सकता है बेटा जी। एक होती है हमारे पास परचेज रिटर्न,
एक होती है हमारे पास सेल्स रिटर्न। तो रिटर्न की जब बात आती है तो परचेज रिटर्न्स और सेल्स रिटर्न दो अलग अलग चीजें होती हैं। परचेज रिटर्न क्या होता है? खरीदा हुआ माल आप वापस कर रहे हो, ठीक है, यानी आपके पास से माल बाहर जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। सर आउटवर्ड क्यों? क्योंकि द गुड्स आर गोइंग आउट, आपके पास से वापस जा रहे हैं। परचेज रिटर्न, जो खरीदा था वो वापस कर रहे हो। व्हाट इज सेल्स रिटर्न? दिस इज रिटर्न इनवर्ड। इसको क्या बोलते हैं हम? रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। इसका मतलब जो माल आपने बेच दिया था वो आपके पास वापस आ रहा है। तो परचेज रिटर्न इज रिटर्न आउटवर्ड, सेल्स रिटर्न इज रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है हमारे पास कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो हमने अभी तक पढ़े हैं। कौन कौन से रूल्स पढ़े हैं हम लोगों ने? सबसे पहले डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, credit the giver, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains। ये आपने पढ़े है ना? ये आपके बेसिक रूल्स हैं। अब देखो मैं आपको 3 ट्रांजेक्शन लिखता हूं। फॉर एग्जांपल नंबर 1, सोल्ड गुड्स टू चिंटू 10,000। नंबर 2, चिंटू रिटर्न गुड्स ऑफ ₹2,000। नंबर 3, बैलेंस रिसीव्ड इन कैश। इस तरीके की ट्रांजैक्शंस रिटर्न में आ जाती है। तो देखो सबसे पहले क्या है? गुड सोल्ड टू चिंटू, 10,000 रुपए का आपने माल बेचा चिंटू को, द गुड्स सोल्ड टू चिंटू। तो अब बड़े ध्यान से समझ के चलते हैं। सबसे पहले क्या मतलब है? गुड्स सोल्ड टू चिंटू, आपने माल बेचा चिंटू को। अब देखो यहाँ पे नाम लिखा है, कभी भी नाम लिखा हो तो समझ जाओ कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो दिस इज अ क्रेडिट सेल। आपने माल बेचा ना, तो नाम आ गया तो इसका मतलब उधार में बेचा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके पास कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है हमारे पास? हु इज द रिसीवर? किसको माल मिल रहा है? ये चिंटू को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? तो हम लिखेंगे चिंटू डेबिट। क्यों? क्योंकि चिंटू इज द रिसीवर, ठीक है। क्रेडिट किसको करूं? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या कुछ जा रहा है आपके पास से? कोई एसेट आपके पास से जा रहा है? नहीं सर, एसेट तो हमारे पास से कोई नहीं जा रहा। गुड्स जा रहे हैं, लेकिन गुड्स हमारे एसेट्स नहीं है। गुड्स तो हमारा खर्चा होता है बेटा। गुड्स आर नॉट कंसिडर्ड एज एसेट्स। एसेट तब माना जाता है अगर 1 साल से ज्यादा आपके पास स्टॉक रखा हुआ, तो हम स्टॉक को एसेट मानते हैं। यूजुअली जब माल का सेल परचेज होता है तो हम उसको एसेट कंसिडर नहीं करते बेटा जी, तो हम उसको एक्सपेंस या इनकम कंसिडर करते हैं, याद रखना। अगर आपने सामान खरीदा है तो दैट इज योर एक्सपेंस, अगर आपने माल बेचा है तो दैट इज योर इनकम, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली? ये तो नहीं लगेगा, क्रेडिट द गिवर भी नहीं लगेगा, क्रेडिट ऑल इनकम्स। यस, अगर आपने माल बेचा तो आपकी इनकम हुई है ना, दिस इज योर इनकम। तो हम क्या करेंगे? चिंटू डेबिट टू सेल्स। कुछ बच्चे इसको क्रेडिट व्हाट गोज आउट से भी याद रखते हैं कि माल बाहर जा रहा है, माल बेचा तो माल बाहर जा रहा है, तो एंट्री सही बन जाती है, बट बेसिक सही नहीं होते, है ना। तो एंट्री अगर आपको सिर्फ बनानी है तो आप इससे भी कर सकते हो, बट जो बेसिक है वो ये है कि गुड्स बेचना इज योर इनकम, इसीलिए यहाँ पे रूल लगता है। ओके, 10,000 रुपीज चिंटू डेबिट टू सेल्स। नेक्स्ट आता है चिंटू रिटर्न गुड्स ऑफ 2,000। अब देखो ये ध्यान से देखना है, चिंटू ने माल वापस कर दिया 2,000 रुपए का। अब देखो अगर चिंटू ने माल वापस करा तो पहले तो ये समझो कि दिस इज अ सेल्स रिटर्न। ये क्या है हमारे पास? सेल्स रिटर्न है ना। तो होता क्या है इससे? इससे बेसिकली देखो आपने जो सेल करी थी, सेल करी थी क्रेडिट। सेल को क्या किया था? यहाँ पे चेक करो, सेल को आपने क्या करा? सेल को आपने क्रेडिट कर दिया या नहीं कर दिया? अब हुआ क्या है? सेल वापस आ गई है, यानी जो माल बेचा था वो वापस आ गया, तो उसको कैंसिल आउट करना है। तो सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर माल वापस आ रहा है तो आपका कोई फायदा जो होना था वो कैंसिल हो रहा है, राइट। तो आप क्या करते हो? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। हमेशा याद रखना, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट में क्या आएगा? व्हाट गोज आउट? नहीं, गिवर। गिवर कौन है? चिंटू। तो एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चिंटू। कितना माल वापस करा उसने? 2,000 का माल वापस कर दिया। अब देखो 10,000 में से 2,000 का माल वापस कर दिया तो कितना पैसा उससे लेना है? 10,000 में से 2,000 वापस आ गया तो 8,000 रुपये हमें उससे लेने हैं। आगे लिखा हुआ है बैलेंस रिसीव्ड इन कैश। बैलेंस किस में आ गया? कैश में आ गया। तो क्या एंट्री बनेगी? डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है आपके पास से, कैश अकाउंट डेबिट 8,000। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ नहीं गया, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है? चिंटू। तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू चिंटू 8,000।
देखो समझ में आया नहीं आया? मेन जो ट्रांजैक्शन है वो ये है, रिटर्न वाली। सिंस सेल्स क्रेडिट करी जाती है इसीलिए सेल्स रिटर्न उसको कैंसिल आउट करती है, तो डेबिट हो जाती है। सेल्स रिटर्न आपका ऑलवेज डेबिट चलने वाला है, राइट? तो आप अगर चाहो तो अपने पास यहाँ पे लिख भी सकते हो कि सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न डेबिट है। सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न डेबिट है। आ जाओ एक और देखते हैं। गुड्स सोल्ड टू रोहन 5,000। आपने गुड्स बेचे किसको? रोहन को बेचे 5,000 रुपए के। नेक्स्ट क्या है? रोहन रिटर्न्ड 20% ऑफ द गुड्स। रोहन ने रिटर्न कर दिए 20% गुड्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट है कैश, या ऐसा लिख दो, द बैलेंस इज रिसीव्ड फ्रॉम रोहन थ्रू check which is deposited on the same day। हमें अल्टीमेटली जो बैलेंस है वो रिसीव हुआ रोहन से एक चेक के थ्रू, जो जमा हो गया बैंक में ऑन द सेम डे, ठीक है बेटा जी। तो गुड सोल्ड टू रोहन क्या है हमारे पास? हमने रोहन को माल बेचा और नाम आ रहा है तो उधार पे बेचा, है ना। तो डेबिट व्हाट कम्स इन तो आएगा नहीं, डेबिट द रिसीवर आएगा क्योंकि रोहन इज द रिसीवर। तो एंट्री बनती है रोहन डेबिट। क्रेडिट, माल बेचा तो आपकी इनकम हुई है ना, माल बेचा तो इनकम, इनकम है तो क्रेडिट। टू सेल्स, रोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5,000 5,000। सबसे पहला काम तो आपने ये कर दिया, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है? रोहन रिटर्न 20% ऑफ द गुड्स। रोहन ने 20% गुड्स वापस कर दिए। 5,000 का 20% कितना आएगा? 1,000, है ना। अब देखो सेल्स क्रेडिट हुआ है तो सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, किससे आया? हु इज द गिवर? क्रेडिट द गिवर, कौन है? रोहन। 20% हो गया, 1,000 का माल वापस आ गया। 5,000 में से 1,000 वापस आ गया बेटा जी, कितना बचा? 4,000। 4,000 हमें पैसा लेना है, लिखा हुआ है बैलेंस इज रिसीव्ड थ्रू चेक। चेक से मिला तो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखेंगे, याद रखना। चेक से आया तो क्या लिखोगे? बैंक। कैश में आता है तो कैश लिख देते हो, डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना। तो कैश आए तो कैश लिख देना, चेक आए तो बैंक का नाम लिख देना। बैंक अकाउंट डेबिट टू, किससे आया? रोहन। 4,000 4,000। दिस इज द वे द एंट्री इज मेड। रोहन टू सेल्स, देन सेल्स रिटर्न टू रोहन एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रोहन। नरेशन क्या बनेगी? यहाँ पे नरेशन आ जाएंगी बीइंग गुड्स सोल्ड, यहाँ पे आ जाएगी बीइंग गुड्स ऑफ ₹1,000 रिटर्न्ड बाय रोहन, और यहाँ पे आ जाएगा बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम रोहन। सिंपल, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास सेल्स रिटर्न की एंट्री। अब मैं आपको परचेज रिटर्न सिखाता हूँ, आओ परचेज रिटर्न सीखते हैं। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम चिंटी 10,000, गुड्स रिटर्न्ड टू चिंटी 2,000। हमने वापस करे हैं इस बार हमने वापस करे हैं बेटा जी, रिटर्न्ड टू चिंटी। तीसरा कैश पेड टू चिंटी 7,000। हमने कैश कितना दिया चिंटी को? 7,000 रुपए दिए। तो चलो 1 on 1 करना शुरू करते हैं। सबसे पहले गुड्स परचेज्ड फ्रॉम चिंटी, हमने माल खरीदा है चिंटी से। तो गुड्स परचेज्ड रूल्स क्या है हमारे पास? मैं एक जगह लिख लेता हूँ। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। चलो अब इस बार आपने माल खरीदा है, ठीक है। आपने माल खरीदा बेटा जी, तो आपका खर्चा हुआ। जैसे माल बेचने में आपका फायदा होता था, इनकम होती थी, माल खरीदने में आपका खर्चा हुआ, तो रूल लगता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? परचेजेस अकाउंट डेबिट सिंस इट इज एन एक्सपेंस। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, किससे आया ये माल? देखो नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब उधार है, पैसा तो नहीं गया। क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है? चिंटी। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू चिंटी 10,000 10,000। सबसे पहले तो ये हो गया,
परचेजेस अकाउंट डेबिट टू चिंटी 10,000 10,000। अब हुआ क्या, गुड्स रिटर्न्ड टू चिंटी 2,000, हमने गुड्स वापस कर दिए चिंटी को कितने, 2,000 रुपए के हमने वापस कर दिए बेटा जी। तो आपको पता होना चाहिए डेबिट द रिसीवर, चिंटी इज द रिसीवर। अब देखो परचेजेस डेबिट हुआ था ना, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा क्योंकि इसको कैंसिल आउट करना है। टू परचेज रिटर्न, कितने का माल वापस करा, 2,000 रुपए का। ठीक है, तो आपको इसका नेचर भी पता होना चाहिए कि परचेज का नेचर क्या है। परचेजेस यूजुअली डेबिट होती हैं और परचेज रिटर्न क्या हो जाता है हमारे पास, क्रेडिट हो जाता है, मतलब रिवर्स चलता है। जैसे सेल क्रेडिट हो रहा था, सेल्स रिटर्न डेबिट हो रहा था, सिमिलरली परचेज डेबिट हो रहा है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होके चलेगा। ये चीज़ आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। तो चिंटी डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये आपने यहाँ पे एंट्री कर दी। अब देखो 10,000 का आपने माल खरीदा था, 2,000 का माल आपने वापस कर दिया, तो पैसा कितना देना है, 8,000 है ना, लेकिन आपने पे कितने करे हैं, 7,000, यानी अभी 1,000 आपका अभी भी उधार है। पे आपने 7 करे तो 1,000 अभी भी पेंडिंग है। तो हम क्या करेंगे, चिंटी डेबिट टू कैश 7,000 पेमेंट मेड की एंट्री कैसे करी, चिंटी इज द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश आपके पास से जा रहा है। सही है, तो यहाँ पे क्या ट्रांजेक्शन, क्या नरेशन बनती है, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम चिंटी, यहाँ पे बीइंग गुड्स रिटर्न टू चिंटी, यहाँ पे बीइंग कैश पेड टू चिंटी, ये आप लिख सकते हो। सही है, मैंने आप लोगों को बता दी क्या क्या नरेशन है। परफेक्ट हुआ, समझ में आया अच्छे तरीके से। चलो अब आप एक और इसी तरीके का करके देखोगे। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम 50,000, 50% गुड्स रिटर्न टू राम, द बैलेंस इज पेड इन कैश। 50% जो गुड्स थे वो रिटर्न कर दिए गए और जो बैलेंस है वो किस में पे कर दिया गया, कैश में। ओके, तो चलो सबसे पहले गुड्स परचेज फ्रॉम राम क्या जर्नल करोगे, सोचो। अल्टीमेटली माल खरीदा तो खर्चा हुआ, तो क्या बनेगा, डेबिट, रूल लगा दिया, मैं रूल ही लिख रहा था, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक है ना, परचेज डेबिट हो गया कितना, 50,000 रुपीज, क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है, श्री राम, तो एंट्री बन गई परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम। नेक्स्ट क्या आता है, 50% ऑफ द गुड्स रिटर्न्ड, हमने 50% गुड्स वापस कर दिए, 50% गुड्स वापस कर दिए, तो वापस कर दिए तो क्या बनेगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट परचेज रिटर्न, 50% यानी 25,000 रुपए का माल, एंड देन क्या हो रहा है, द बैलेंस इज पेड इन कैश, जो बचा हुआ बैलेंस है वो पे कर दिया। तो क्या एंट्री बन जाएगी हमारे पास यहाँ पे, अरे 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 मुझे कॉल मत किया करो भाई वीडियो बनाते टाइम। क्या एंट्री बन जाएगी, टू कैश अकाउंट, 50,000 का सामान था, इसमें से 25,000 हमने रिटर्न कर दिया, तो बाकी आपने पे कर दिया, दिस इज पेड। ठीक है, इस तरीके से आप रिटर्न की एंट्रीज करते हैं बेटा जी। यहाँ पे आ जाएगा बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम, बीइंग गुड्स रिटर्न टू राम, बीइंग अमाउंट पेड टू राम। सही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब हम चालू करते हैं हमारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के साथ। धीरे धीरे जैसे जैसे आप वीडियोस देखते चले जाओगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स मजबूत होते चले जाएंगे और आपको जर्नल एंट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके साथ साथ मैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी स्टार्ट करने वाला हूँ और बीएसटी को भी पार्ट्स आपके पास आ रहे हैं, तो खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहना। ठीक है, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की बच्चे हम लोग बात करते हैं, तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन में जो सबसे पहली ट्रांजैक्शन आती है वो आती है व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब जब हम रूल्स की बात करते हैं तो आपने रूल्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। सबसे पहला होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, उसके बाद क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उसके बाद डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तीसरा वाला डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो हमारे पास ये बेसिक रूल्स हैं जो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सबसे पहले व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश कहाँ पे जमा हुआ, बैंक में जमा हुआ, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, विल स्टार्ट विद
डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आ रहा है क्या, हमारे पास कुछ आ तो रही नहीं है। डेबिट द रिसीवर, क्या बैंक एक अपने आप में पर्सन है, बैंक इज द रिसीवर, बैंक के पास पैसा जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट का पहला ही नियम, आपके पास से क्या जा रहा है, आपके पास से कैश जा रहा है, तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे नरेशन सेम आ जाएगी, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो देखो बहुत बेसिक सा जर्नल है। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नंबर 2, व्हेन कैश इज विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। ये इसका जस्ट रिवर्स है। ऊपर आपने पैसा जमा किया था, ये आपने बैंक से निकाला है, कैश आपने बैंक से विड्रॉ कर लिया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है आपके पास, जो भी आ रहा है उसको डेबिट कर दो। कैश आ रहा है आपके पास, व्हाट कम्स इन क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो आप लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ जा रहा है, जा तो रहा नहीं है कुछ हमारे पास से। क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है, अब क्रेडिट का गिवर है बैंक, तो हमारे पास आएगा टू बैंक अकाउंट। तो एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखो बेसिक्स के साथ चलो, बेसिक्स को बिल्कुल मत भूलो, रूल्स पे चलते रहोगे, आपको जर्नल में कोई समस्या नहीं आएगी। तो क्या चला, बैंक टू कैश जमा करने की, कैश टू बैंक हमारे पास आ गई विड्रॉ करने की, ठीक है। नंबर 3 आता है, व्हेन चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर। जब आपको एक चेक रिसीव होगा कस्टमर से, बच्चे अगर आपको चेक रिसीव हुआ तो रूल क्या है, जो भी आया है उसको डेबिट कर दो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है हमारे पास, चेक आ रहा है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं चेक अकाउंट डेबिट। क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट का कौन सा रूल लगेगा, गिवर वाला। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ नहीं, गिवर कौन है, कस्टमर, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, ठीक है। ये हम सीधा सीधा लिख देते हैं। नंबर 4, व्हेन चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये वाला जो चेक है, जब आपने बैंक में जाके लगाया, जब आपने बैंक में जमा करा, क्योंकि चेक से आपके खाते में तो पैसा नहीं आएगा, आपको ये चेक जमा करना पड़ेगा, है ना। तो रिसीवर कौन है इस बार, डेबिट द रिसीवर, बैंक इज द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या गया आपके पास से, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपके पास से गया चेक टू चेक इन हैंड अकाउंट। यही एंट्री है। जब चेक जमा होता है तो हम लोग एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, ठीक है, परफेक्ट। अब देखो बच्चे, इसके अंदर ना एक एक्सेप्शन है, एक चीज याद रखना, अगर आपके पास चेक आया और इमीडिएटली जमा हो गया, यानी इन 2 एंट्रीज की एक एंट्री, चेक देखो यहाँ पे चेक आया था, जमा नहीं हुआ था, जमा अगले दिन हुआ, मैं बोल रहा हूँ चेक आया और इमीडिएटली जमा हो गया, फिर एंट्री चेंज हो जाती है, सही है, यहाँ पे ध्यान देना। नंबर 5, व्हेन चेक इज रिसीव्ड and immediately deposited into bank। आपके पास चेक आया और आपने इमीडिएटली बैंक में जमा कर दिया, तो इस केस में आप क्या करते हो, इस केस में आप सीधा बैंक अकाउंट डेबिट करते हो। बैंक इज द रिसीवर और किसने दिया, कस्टमर ने दिया, कस्टमर इज द गिवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर यहाँ पे सीधा सीधा आ जाता है, क्योंकि चेक आपके पास एक हाथ से आया, दूसरे हाथ से चला गया, चेक आपके पास रुका ही नहीं, तो 2 एंट्री क्यों करनी है ना। पहले क्या हुआ था, बस चेक आया था तो हमने चेक आने की एंट्री कर दी, चेक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, जमा करा तो बैंक डेबिट टू चेक इन हैंड। अभी चेक आया और इमीडिएटली चला भी गया, तो चेक से आपको कोई मतलब नहीं है, आप बोलो सीधा बैंक में पैसा आया, किसने दिया, कस्टमर ने दिया, तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। तो यहाँ पे काफी कंफ्यूजन होता है, इसको ध्यान से देखना, ये तीनों एक साथ चलती हैं। अगर सेम डे डिपॉजिट हुआ है तो ये एंट्री बनेगी, अलग अलग है तो ऊपर वाली 2 एंट्रीज बन जाएंगी आपके पास। परफेक्ट हो गया, सही है, ऑलराइट, बढ़िया। अब कई बार क्या होता है बेटा जी, कई बार होता है कि आपने चेक जमा करा बैंक में और वो बाउंस हो गया, बाउंस का मतलब डिसऑनर हो गया, सामने वाले ने आपको चेक दिया लेकिन उसके खाते में पैसा नहीं था, उसने सिर्फ आपको वैसे ही दे दिया, बेवकूफ़ बना दिया, पैसा था नहीं उसके खाते में, तो उसको बोलते हैं चेक डिसऑनर होना, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, चेक डिसऑनर होना, चेक इज डिसऑनर्ड या फिर बाउंस्ड। अगर चेक डिसऑनर या बाउंस हो जाए तो क्या करो, इसको रिवर्स कर दो, पैसा आने की एंट्री क्या करती है, बैंक टू कस्टमर, अगर बाउंस हो जाए तो जस्ट कैंसिल आउट, इस एंट्री को कैंसिल करो, हम बोलेंगे कस्टमर्स अकाउंट डेबिट या कस्टमर डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये बेसिकली कैंसिलेशन एंट्री होती है इस एंट्री की, ये एंट्री के हिसाब से पैसा आ चुका था, अब इसे मुझे कैंसिल करना है क्योंकि चेक हो गया बाउंस, तो जस्ट रिवर्स कर दो, हमने क्या करना है, जस्ट रिवर्स कर देना है, तो अल्टीमेटली एंट्री क्या बन जाएगी, कस्टमर डेबिट टू बैंक। सही हो गया, परफेक्ट, इस चीज को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या चलता है सर, नंबर 7, व्हेन ड्राइंग्स
आर मेड आउट ऑफ बैंक। अगर बेटा जी आप ड्राइंग्स करते हो बैंक में से, यानी बैंक से पैसा निकाल के आप घर ले जाते हो, बैंक से पैसा निकाला और घर ले गए, तो कैश निकालते थे तो ड्राइंग्स टू कैश होता था। अभी बेसिकली निकाल के घर ले गए तो हम करते हैं ड्राइंग्स टू बैंक। सर ये ड्राइंग्स का क्या मतलब होता है? ड्राइंग्स का मतलब होता है बेटा जी जो पर्सनल पैसा हम घर ले जाते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसको ड्राइंग्स बोलते हैं ना। तो बैंक से विड्रॉ करते हैं तो हम लिखते हैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर कैश निकालते होते हैं बिजनेस से तो लिखते हैं ड्राइंग्स टू कैश। सही है, परफेक्ट है, ओके सर। नंबर 8, when expenses are paid through check। जब expenses पे हुए चेक से, अगर expenses चेक से पे हुए तब हम क्या करेंगे? तो देखो अल्टीमेटली अगर आप expenses कैश से पे करते हो तो आप करते हो expenses डेबिट टू कैश। सही है, जैसे रेंट डेबिट टू कैश, इंटरेस्ट डेबिट टू कैश, वेजेस डेबिट टू कैश, सैलरी डेबिट टू कैश। अगर आपने चेक से पेमेंट करा तो यहाँ पे आप चेक नहीं लिखते, सीधा बैंक लिख देते हो, क्योंकि आपके हिसाब से आपने पेमेंट कर दिया तो आपके बैंक बैलेंस से पैसा कम हो गया, है ना। तो याद रखना जब रिसीव होता है तो हम चेक इन हैंड लिखते भी हैं, पेमेंट में कभी चेक इन हैंड नहीं लिखते, सीधा क्या एंट्री करते हैं हम? एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब एक्सपेंसेस में सभी तरीके के एक्सपेंसेस आ जाते हैं, इंटरेस्ट पेड, सैलरी पेड, वेजेस पेड, कमीशन पेड, रेंट पेड, सब एक्सपेंसेस डेबिट होंगे क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, और बैंक से बेसिकली पैसा जा रहा है तो अल्टीमेटली हम एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक लिखते चलते हैं। सही हो गया बेटा जी, परफेक्ट है, ओके। उसके बाद व्हेन अ क्रेडिटर इज पेड थ्रू चेक। अगर आपने अपने क्रेडिटर को चेक से पैसा दिया, क्रेडिटर कौन है? जिसका पैसा देना होता है ना। तो अगर आप कैश से देते हो तो क्रेडिटर डेबिट टू कैश करते हो, बैंक से दिया तो आप क्या करोगे? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट या क्रेडिटर डेबिट टू बैंक, सीधा सीधा। बस जहां जहां चेक आ रहा है ना बेटा पेमेंट में, वहां पे आपको बैंक लिखते चलना है, और कोई ऐसी अलग से डिफरेंट चीज नहीं है। बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स में मेजर जो यूज है वो बैंक वर्ड का है और कुछ नहीं। इसको भी नोट डाउन कर लो, फिर मैं देखता हूँ और कौन सी कोई एंट्री बची है क्या हमारे पास। बिल्कुल सही है जी। नंबर 10, व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज्ड बाय बैंक। जब बैंक ने हमारे से क्या चार्ज किया? बैंक ने हमारे से इंटरेस्ट चार्ज किया, ठीक है। व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज बाय बैंक, इसका मतलब होता है कि हमारे से इंटरेस्ट लिया गया है। तो अगर बैंक ने हमारे से इंटरेस्ट लिया तो हमारे लिए इंटरेस्ट एक खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो हम करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और बैंक से पैसा कट गया, ठीक है। नंबर 11, व्हेन इंटरेस्ट इज रिसीव्ड इन बैंक। जब हमारे पास बेसिकली इंटरेस्ट रिसीव हो गया हमारे बैंक में, जैसे हमने पैसा वैसा जमा करा हुआ है तो उसमें हमें इंटरेस्ट मिलता भी तो है, उस केस में हमारे बैंक में पैसा आएगा तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। सही है, अगर पे करते हो तो खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मिलता है तो फायदा है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सही। नंबर 12, व्हेन बैंक चार्ज सम अमाउंट फॉर इट्स सर्विसेज। अब आपको पता है ना बैंक अपनी सर्विसेज के लिए हमारे से कुछ पैसा काट लेता है, जैसे एटीएम के लिए, एसएमएस चार्जेस, और भी पता नहीं छोटी मोटी क्रेडिट कार्ड के लिए बैंक हमारे से चार्जेस लेता है। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी? उसको बोलते हैं बैंक चार्जेस, राइट। तो बैंक चार्जेस फिर से आपके लिए एक्सपेंस है, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, तो हम लिखेंगे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखो इस तरीके से हमारे पास ये 12 ट्रांजैक्शंस हैं जो बेसिकली बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं, और आपसे अलग अलग ट्रांजैक्शंस में ये पूछी जाएंगी। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके चलो, नोट डाउन करके चलो। मैं थोड़ा सा छोटा करके समराइज करता हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 4 यहाँ पे आ गई आपकी, ये ऊपर वाली आ गई आपके पास, इसके बाद ये आपके पास और ऊपर वाली आ गई, राइट, और ये आपके बेसिक रूल्स आ गए। तो ये होती हैं बेटा जी हमारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। आई होप आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शंस भी समझ में आ गई होगी। हेडिंग डालो डिस्काउंट्स, और डिस्काउंट्स को डिवाइड कर देना 2 पार्ट्स में। 2 प्रकार के डिस्काउंट्स होते हैं जो हम सीखने वाले हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा होता है हमारे पास कैश डिस्काउंट। नाउ व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड व्हाट इज कैश डिस्काउंट, ये सब हमें सीखना है।
सर सबसे पहले तो डिस्काउंट का मतलब बताओ। डिस्काउंट का मतलब होता है प्राइस के अंदर छूट होना। कोई चीज 10 रुपए की है और वो 9 रुपए की मिल रही है तो हम बोलते हैं यार 1 रुपए का डिस्काउंट है। अब डिस्काउंट दो तरीके से हो सकता है। अगर आप माल खरीद रहे हो, अगर आप परचेज कर रहे हो तो यू विल रिसीव द डिस्काउंट, यहां पे होगा डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। और अगर आप माल बेच रहे हो, अगर सेल्स की बात है तो यहाँ पे आप डिस्काउंट दोगे, तो यहाँ क्या चलेगा, डिस्काउंट अलाउड। ये बात याद रखना, अगर आपने माल खरीदा तो डिस्काउंट मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, डिस्काउंट रिसीव्ड होगा वहां पे। बेच रहे हो तो डिस्काउंट अलाउड होगा। ओके, अब डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। सर दोनों में फर्क क्या है? सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट की बात करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है अपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए। कोई भी बिजनेसमैन जब अपना सेल बढ़ाना चाहता है, वो चाहता है कि मेरा सेल बढ़े, मेरा रेवेन्यू बढ़े, मुझे पैसा ज्यादा आए, तो वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा माल बिके, तो वो थोड़ा सा सस्ता कर देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको खरीद पाए। तो डिस्काउंट में ट्रेड डिस्काउंट जो होता है, दिस इज प्रोवाइडेड टू एवरी कस्टमर, हर कस्टमर को दिया जाता है ऑन लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस का मतलब होता है एमआरपी। तो पहली बात याद रखना, जो ट्रेड डिस्काउंट है वो हर कस्टमर को दिया जाता है और लिस्ट प्राइस पे दिया जाता है। दूसरी चीज इसके बारे में, दूसरी चीज जो ट्रेड डिस्काउंट है उसके अंदर आपको ये बात याद रखनी है कि इट इज नॉट शोन इन बुक्स सेपरेटली, ओनली द amount is deducted from MRP या लिस्ट प्राइस। इसका मतलब है कि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो आपको अलग से दिखाना नहीं होता कि इतना डिस्काउंट है, आप बस पूरी सेल्स की एंट्री में या परचेज की एंट्री में ही अमाउंट में से माइनस कर देते हो, ठीक है। कैश डिस्काउंट की बात करूं तो व्हाट इज कैश डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट दिया जाता है सिर्फ उन कस्टमर्स को, फॉर ओनली दोज कस्टमर्स who make immediate payment। उन कस्टमर्स को दिया जाता है जो कौन सी पेमेंट करते हैं, इमीडिएट, बिल्कुल अभी के अभी। मैंने माल बेचा, आप आज ही पेमेंट करो, तो आपको ट्रेड तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ साथ हम कैश भी देंगे आपको। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने बोला कोई चीज़ 10 रुपए की है, मैं उस पर 1 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो सभी के लिए 9 रुपए की है। बट कुछ लोग उधार लेने के लिए भी आ जाएंगे, मैं बोलूँगा यार जो इमीडिएटली पैसे देंगे ना उनको मैं 8 रुपए का दे दूंगा, मैं 1 रुपया और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा। तो इस तरीके से डिस्काउंट जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, ट्रेड जो सिर्फ सेल प्रमोट करने के लिए करा जाता है, और कैश डिस्काउंट जो इमीडिएट पेमेंट के लिए दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो कैश डिस्काउंट है इसको बुक्स में अलग से दिखाते हैं, इट इज शोन सेपरेटली इन बुक्स। कैसे दिखाते हैं वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको। अच्छा, इसके साथ साथ जो ट्रेड डिस्काउंट है वो पहले लगता है, कैश डिस्काउंट बाद में लगता है। अगर दोनों डिस्काउंट्स होंगे तो याद रखना पहले ट्रेड लगेगा फिर कैश लगेगा। आओ जी, ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 1 लाख फर्स्ट। सेकंड, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 1 लाख at 10% trade discount. Number 3, sold goods for cash 1 lakh at 10% trade discount and 10% cash discount। ठीक है, फुल फॉर्म्स यूज करना आप लोग प्लीज। माल बेचा 1 लाख का, माल बेचा 1 लाख का 10% ट्रेड डिस्काउंट, माल बेचा 1 लाख का 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट। तो तीनों ही अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहले रूल्स लिख लें। क्या रूल्स है हमारे पास? Debit what comes in, credit what goes out. Debit the receiver, credit the giver. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. इसमें भी आप कैश ना करके ना कुछ नाम यूज कर लो, सोल्ड गुड्स टू चिंटू, सपोज ये मान लो, ठीक है। चलो अब जर्नल एंट्री करना शुरू करते हैं। हमने क्या सीखा है जी? सबसे पहले हम फर्स्ट ट्रांजैक्शन की एंट्री करते हैं, सोल्ड गुड्स टू चिंटू। अगर नाम आ गया तो आपको समझ जाना है कि ये ट्रांजैक्शन उधार की है।
हमने चिंटू को माल बेचा, उधार की ट्रांजैक्शन है, तो क्या कुछ आएगा? डेबिट व्हाट कम्स इन? नहीं, कुछ नहीं आया। पहला तो डेबिट का रूल नहीं लगा। डेबिट द रिसीवर, क्या रिसीवर का नाम पता है? किसको माल बेचा है? हाँ, नाम पता है, कौन है? चिंटू। तो ये रूल लग जाएगा। इसके लिए हम चिंटू को डेबिट करेंगे। हम लोग लिखेंगे चिंटूज अकाउंट डेबिट। चिंटू डेबिट हो गया एज पर डेबिट द रिसीवर। ठीक है, क्रेडिट की बात करते हैं। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, खुद जा रहा है क्या? ऑल्दो माल जा रहा है, लेकिन माल को हम एसेट कंसिडर नहीं करते, इसीलिए इस रूल के हिसाब से नहीं लगेगा, होगा क्रेडिट ही। ठीक है, अगर आपको यही समझ में आता है तो आप ये भी कर लो, नंबर मिल जाएंगे। सिस्टम ऐसा है, तुम्हें बेसिक पता है या नहीं पता है, अगर तुमने रटा रटाया लिख दिया तो नंबर मिल जाएंगे। बट फिर भी जो नियम है वो ये नहीं लगता, गिवर भी नहीं लगता, ये लगता है। राइट, ऑल इनकम्स एंड गेन्स, माल बेचा तो इनकम हुई हमारी, दैट इज वाई सेल्स आर क्रेडिटेड। 1 लाख रुपए, तो एंट्री बन जाती है चिंटूज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 की बात करते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है? सोल्ड गुड्स टू चिंटू 1 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। इस बार डिस्काउंट आ गया, लेकिन कौन सा? ट्रेड। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया था, हर कस्टमर को मिलता है। दूसरा, ये अलग से डिस्काउंट के नाम से आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, जितना भी डिस्काउंट है सिर्फ आप डिडक्ट कर लो एमआरपी से, एमआरपी में से माइनस कर लो। तो ठीक है जी, जो आपने माल बेचा है चिंटू को, एंट्री सेम होगी, सेम एंट्री, चिंटूज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बट 1 लाख का माल, इसका 10% यानी कि 10,000 माइनस करो ट्रेड डिस्काउंट, 90,000 रुपीज आपके पास आ जाएगा। वो आप यहाँ पे लिख दो 90,000। तो एंट्री बन जाएगी चिंटू डेबिट टू सेल्स 90,000। दोनों में डिफरेंस देखो, यहाँ पे पूरे अमाउंट से आया था, यहाँ पे डिस्काउंट माइनस हो चुका है। ठीक है, थर्ड क्या है? सोल्ड गुड्स टू चिंटू 1 लाख, 10% ट्रेड डिस्काउंट और 10% कैश डिस्काउंट भी। ये ध्यान से समझने वाला पॉइंट है। सबसे पहली बात, अगर कैश डिस्काउंट आ गया, इसका मतलब पैसा मिल गया, तभी तो ये डिस्काउंट दिया होगा। ये डिस्काउंट तभी दिया जाएगा अगर पैसा इमीडिएटली मिल रहा है, अदरवाइज ये डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। तो इस सिनेरियो में जो एंट्री बनेगी, पैसा आ गया इस बार, तो डेबिट व्हाट कम्स इन? कैश आ गया है, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बट यहां पे एक पॉइंट है, वो है कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट में आपको सीखना है बच्चों कि कैश डिस्काउंट को अलग से बुक्स में दिखाया जाता है। इट इज शोन सेपरेटली, आपको बुक्स में दिखाना पड़ेगा कि कितने का डिस्काउंट दे रहे हो। ट्रेड डिस्काउंट में ऐसा नहीं होता, ट्रेड डिस्काउंट तो हम डायरेक्टली माइनस कर देते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट आपको दिखाना पड़ता है कि कितना डिस्काउंट दे रहे हो। तो देखो 1 लाख का हमारा सामान था, जिसमें पहले आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लो 10%, 10,000, वैल्यू बची 90,000। तो माल तो 90 का था, सेल्स कितनी थी? 90, बट आप कुछ डिस्काउंट और दे रहे हो। कितना? 10% कैश डिस्काउंट दे रहे हो। 90,000 का 10% 9,000, तो पैसा कितना मिलेगा? 81,000। तो जो कैश में अमाउंट मिलेगा वो तो मिलेगा 81,000। कैश में कितना मिलेगा? 81,000। और आपको 90 वाले सामान के 81,000 मिल रहे हैं, तो आपका नुकसान हो रहा है। भले ही आप सेल बढ़ाने के लिए कर रहे थे ये सब, बट नुकसान तो हो रहा है ना। और सभी लॉसेस क्या होते हैं? ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। सभी एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट होते हैं, दैट इज व्हाई डिस्काउंट भी यहाँ पे डेबिट होगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, 9,000 रुपए ये डेबिट हो गया। अब देखो अपने आप टैली कर गया दोनों साइड, डेबिट में भी 90,000, क्रेडिट में भी 90,000। ये ऐसे ही चलता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कैश डिस्काउंट को अलग से शो करना है। शो कैसे करा मैंने? यहाँ पे जब मैंने डिस्काउंट दिया, माल बेचते टाइम मैं डिस्काउंट दूंगा तो मेरा नुकसान होगा, दैट इज व्हाई इट इज डेबिटेड। समझ आ गई बात? ठीक है, आ जाओ एक और करके देखते हैं। आओ जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, क्वेश्चन एज वेल एज सॉल्यूशन, और हम एक सवाल और करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोल्ड टू चिंटी, सोल्ड टू चिंटी कितने का माल बेचें? 5,000 का बेच दें। ठीक है जी, पहली ट्रांजैक्शन। नंबर 2, सोल्ड टू चिंटी 5,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। नंबर 3, सोल्ड टू चिंटी 5,000 एट 10% कैश डिस्काउंट। सिर्फ कैश डिस्काउंट है इस बार, ट्रेड कुछ नहीं है। सभी के लिए माल 5,000 वाला 5 का ही है, लेकिन अगर कोई कैश देगा तो उसको डिस्काउंट देंगे। ठीक है। और नंबर 4, सोल्ड टू चिंटी 5,000 का माल
एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। चलो अब ट्राई करते हैं। माल बेचा चिंटी को, वीडियो पॉज करो, कमेंट्स में एंट्री लिखो। माल बेचा चिंटी को, फिर से एंट्री बनेगी चिंटी डेबिट, डेबिट द रिसीवर, यहाँ पे लिखना चिंटीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 5,000 रुपये का माल बेच दिया, पहली एंट्री तो सिंपल थी, चिंटीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 5,000 का माल बेचा, खत्म। नंबर 2, सोल्ड टू चिंटी 5,000, 10% का ट्रेड डिस्काउंट, चिंटी को माल बेचा, चिंटीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 5,000 का माल, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5,000 में 10% माइनस करेंगे 5,000, तो कितने का हो जाएगा? 45,000 का हो जाएगा, सॉरी 4,500। 5,000 का माल है जिसपे ट्रेड डिस्काउंट 500 का आएगा, 4,500 से एंट्री होगी। ठीक है जी। तीसरा क्या आता है? सोल्ड गुड्स टू चिंटी 5,000 एट 10% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट आते ही 2 पॉइंट दिमाग में आने चाहिए। पहली बात, कैश मिल गया, दूसरी बात अलग से दिखाया जाएगा, कैश भी मिला अलग से दिखाया भी जाएगा। तो चलो फटाफट से, माल बेचा 5,000 का, ठीक है जी, 10% कैश डिस्काउंट के हिसाब से हमें दिखाना है। तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले हमें इस बार कैश मिल जाएगा, तो मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब देखो 5,000 वाला माल, 10% 500 का डिस्काउंट, तो 4,500 आपको मिलेंगे आपको 4,500। 5,000 का माल था, 5,000 के माल पे 4,500 मिले, 500 का नुकसान, वो आपका डिस्काउंट है, वो डेबिट होगा। ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, ऐसे। ठीक है, मैं आपको एक और छोटा सा टेक्निक बता देता हूँ। डिस्काउंट और कैश भाई भाई है। क्या सर? कैश एंड डिस्काउंट आर भाई भाई, जिधर एक भाई उधर दूसरा भाई। अगर कैश डेबिट होगा ना तो डिस्काउंट भी हमेशा डेबिट होगा, और अगर कैश क्रेडिट होगा ना तो डिस्काउंट भी हमेशा क्रेडिट होगा। लॉजिक पकड़ लो। मतलब ऑल्दो ये सिर्फ टेक्निक है एक छोटी सी तुम्हारे लिए चीजें आसान बनाने की, ताकि गलती ना हो, बट ये बहुत यूजफुल है। अगर कैश क्रेडिट हो रहा है ना तो डिस्काउंट भी क्रेडिट ही होगा, और कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट ही होगा, गारंटी है इस बात की। ये हो गया जी। अच्छा, नंबर 4, सोल्ड गुड्स टू चिंटी 5,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। चलो पॉज करो और ट्राई करो। माल बेचा 5,000 रुपीज का चिंटी को, लेकिन कैश डिस्काउंट आ गया तो पैसा मिल गया होगा। तो क्या एंट्री बनेगी हमारे पास यहाँ पे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और कैश डिस्काउंट, जिधर कैश उधर डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट होगा। ठीक है, देखो 5,000 का माल था, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट काट लो, 500 का ट्रेड डिस्काउंट कट गया, 4,500 बचा, फिर कैश डिस्काउंट काटो 450, तो रिसीव होगा 4,050, है ना। तो हम लिखेंगे 4,050 मिल गया, 450 का डिस्काउंट है और 4,500 का माल आ गया। डिफरेंस देखो, यहाँ पे सिर्फ कैश डिस्काउंट था तो 5,000 वाला 5,000 का ही आया, बट यहाँ पे क्योंकि ट्रेड भी था तो वो अमाउंट में से माइनस होने के बाद 4,500 आया है, और ये हमने अलग से डिस्काउंट शो करा है, ये हमारा कैश डिस्काउंट आ गया। तो ये जो है ना आज वाला वीडियो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। इसको बच्चों 2-2 3-3 बार देखना, सो दैट आपको क्लैरिटी मिले इस टॉपिक पे, डिस्काउंट वाले टॉपिक पे। कल मैं आपको इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, तुम एक्सपर्ट हो जाओगे वैसे तो धीरे धीरे। ये भी हो गया। अब हम चलते हैं भला एक और ट्रांजैक्शंस पे, ये आप मुझे करके दिखाओगे, ठीक है। ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम 10,000, नंबर 1। नंबर 2, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम 10,000 at 5% trade discount. Number 3, purchased goods from Ram 10,000 at 5% cash discount. Number 4, purchased goods from Ram 10,000 at 5% trade discount and 10% cash discount. So these 4 transactions are your homework. ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। मैं कमेंट सेक्शन में आपको बताऊंगा कि सही है या गलत है, और अगली वीडियो में इन्हीं के साथ शुरू करूंगा। तो मैं इन्हीं 4 ट्रांजैक्शंस के साथ चीज़ें शुरू करूंगा। तो आपका होमवर्क छोटा सा है,
बच्चे मेरे साथ साथ पढ़ते जाओगे, होमवर्क करते जाओगे तो तुम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरा एश्योरेंस है। बहुत अच्छा स्कोर करोगे अपने हाफ ईयरलीज में, पीरियोडिक्स में। तो इसको पूरा करो, ये आपको आज अच्छे से करना है। अगली वीडियो में मैं इन्हीं के साथ शुरू करूंगा और तुम्हें और इंटरेस्टिंग बहुत अच्छे हाई लेवल के डिस्काउंट्स के क्वेश्चंस कराऊंगा। आज मैंने बेसिक समझाए हैं, ध्यान से करना और लॉजिक याद रखना, जिधर कैश उधर डिस्काउंट अपने आप हो जाएगा। दूसरी बात, ये माल खरीदा है आपने, माल खरीदा है तो इस बार डिस्काउंट मिलेगा। बेचने में डिस्काउंट दे रहे थे आप, अलाउड था, यहाँ पे रिसीव होगा। चलो स्क्रीनशॉट लो, कोशिश करो आज इसको पूरा करने की और मुझे कमेंट में जरूर बताना क्या क्या एंट्रीज आ रही हैं। शुरू करते हैं अपने होमवर्क वाले क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए थे। तो जो पहला सवाल था वो था परचेज गुड्स फ्रॉम राम 10,000। फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम 10,000। ठीक है जी। अब रूल्स आपको पता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, पहले रूल्स भी लिख दूं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है जी। तो जो सबसे पहला था वो था परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम 10,000, ये मैंने होमवर्क में दिया था। ठीक है जी। तो सबसे पहले माल खरीदा, तो कुछ बच्चे समझते हैं कि कुछ आ रहा है लेकिन ये एसेट्स के लिए होता है तो ये नहीं चलेगा, रिसीवर भी नहीं चलेगा, ये चलेगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, माल खरीदा तो खर्चा हुआ, तो आप लिखोगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ नहीं क्योंकि नाम लिखा है, इट मींस ये उधार की ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है, राम, टू राम्स अकाउंट 10,000 रुपीज हम यहाँ पे ऐसा यूज करेंगे। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट हम यहाँ पे ऐसा यूज कर देंगे और यहाँ पे लिख दोगे बीइंग सेम टू सेम गुड्स परचेज फ्रॉम राम 10,000। ये आपका पहला था। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि 4 में से कितने नंबर आए हैं, पहला वाला चेक कर लो। सेकंड, परचेज गुड्स फ्रॉम राम 10,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, सेम है, बस डिफरेंस क्या आएगा, परचेज गुड्स फ्रॉम राम 10,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, ये जुड़ गया अब सेकंड में, सेकंड केस में ये जुड़ गया। तो अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो एंट्री तो सेम है, बिल्कुल सेम एंट्री हो जाएगी। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, बस 10,000 पे 5%, 500 हटा दो, 9,500 से एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे लिख दोगे आप बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, खत्म। तीसरा क्या है जी, परचेज गुड्स फ्रॉम राम 10,000 एट 5% कैश डिस्काउंट। तीसरे में ट्रेड डिस्काउंट की जगह कैश डिस्काउंट आ गया। सर अगर कैश डिस्काउंट आ जाए, और कैश डिस्काउंट सिर्फ उसी को मिलता है जो पेमेंट किस में कर रहा है, कैश में। तो माल खरीदा हमने, पैसा दे दिया, माल खरीदा पैसा दे दिया, तो परचेजेस तो डेबिट होगा ही होगा। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, इस बार पैसा दे दिया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। और आपको पता है ना कि डिस्काउंट को अलग से दिखाना पड़ता है, तो हम क्या लिखते हैं, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कल मैंने आपको बताया था जिधर कैश उधर डिस्काउंट। माल था 10,000 रुपए का, 500 का डिस्काउंट मिला, 9,500 आपने पे कर दिए। ठीक है, देखो दोनों में क्या डिफरेंस आता है कि यहाँ पे दिखाया नहीं जाता, बस अमाउंट से माइनस कर दिया, लेकिन ये दिखाया जाता है अलग से। ओके, अब अगर एक चीज का आप और ध्यान दो, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हो गया 10,000 टू कैश, ये हो गया हमारे पास 9,500। सर ये क्रेडिट क्यों हुआ है, व्हाई दिस इज बीइंग क्रेडिटेड? इसका सीधा सीधा सा आंसर है बेटा जी कि आप 10,000 की जगह 9,500 पे कर रहे हो, तो 500 का फायदा हो रहा है ना, आपको गेन हो रहा है। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स रूल के हिसाब से ये क्रेडिट हुआ है डिस्काउंट। ठीक है, 3 नंबर चेक कर लेना। यहाँ पे अगर कुछ बच्चों ने, मैंने देखा था कमेंट्स में डिस्काउंट अलाउड लिखा हुआ था, वहां नंबर कट जाएंगे बच्चों। डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, फोर्थ था परचेज गुड्स फ्रॉम राम 10,000, 5% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट। लिख दूं मैं इसको, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम 10,000, 5% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट। ये हमारे पास सिस्टम है। अच्छा जी, अब क्या करना है हमें, इसकी अगर हमें एंट्री करनी हो तो सीधी सी बात है बेटा जी, कैश डिस्काउंट आ गया, इसका मतलब पेमेंट कैश में हो गया है, तो ये अलग से दिखाना भी पड़ेगा। तो हम लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, अब आप कैलकुलेशन से देख लो, यहाँ पे भी अकाउंट लगा लेना भाई। 10,000 रुपीज़ का गुड्स थे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो 5%, 500 माइनस कर दिए,
9,500 आ गया, कैश डिस्काउंट माइनस कर दिया 950, 9,500 माइनस 950 ये आ जाता है 8,550। ठीक हो गया जी। तो हमारे पास यहाँ पे परचेजेस तो हो गई है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट आपको दिखाना नहीं होता, तो परचेजेस तो आगे बचे 9,500, कैश हमने पे करा 8,550 और डिस्काउंट आ गया 950 का। तो इस तरीके से आपको ये ट्रांजैक्शन दिखानी है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप ही को बताना है कि कितना कितना आपने सही करा, 4 में से कितने कितने नंबर आए। पूरा लिख देना कि आउट ऑफ 4 यू रिसीव्ड 4, या 3 आए 4 में से, या 2 आए 4 में से, या 1 आए 4 में से, या 0 आए। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है 0 तो किसी के नहीं होंगे, बच्चे हमारे होशियार हैं, बट इनमें से कितने कितने आए हैं जल्दी से बताओ। हम आगे चलते हैं कुछ और ट्रांजैक्शंस की तरफ। अब आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ मारुति नंदन स्टोर्स। ठीक है, इसके अंदर जो ट्रांजैक्शंस हैं वो 6 ट्रांजैक्शंस हैं, और इसके अंदर शुरू की 3 और अगली 3 ये बिल्कुल कॉमन ट्रांजैक्शंस हैं। ये वाली मैं आपको करा रहा हूँ और ये आपकी होमवर्क है, ये आप खुद से ट्राई करोगे। तो इस तरीके से आपको ये प्रैक्टिस करके चलनी है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो और परफेक्शन लेके आओ। चलो शुरू करते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम घनश्याम ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। कहीं पे भी कैश डिस्काउंट की बात नहीं आ रही, बड़ा सिंपल सी चीजें चल रही हैं। माल खरीद रहे हैं घनश्याम से, तो हम यहाँ लिखेंगे, अभी मैंने आपको बताए रूल्स, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू घनश्याम। अच्छा, नेम के साथ आप लोग इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो कि आपने टू घनश्याम लिख दिया, अकाउंट लगाया ही नहीं। लेकिन अगर आपको अकाउंट लगाने की हैबिट है, सिर्फ नाम के साथ बात कर रहा हूं, तो अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा और ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है जी। 50,000 का सामान था, 15% ट्रेड डिस्काउंट, 15% हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 7,500। 50,000 पे 15%, 50,000 पे 15%, 7,500। यस, ये डिस्काउंट हो गया, तो 42,500 का सामान हो गया। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू घनश्याम 42,500, 42,500 ये यहाँ पे आ गया। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू घनश्याम, ये आपने एंट्री कर दी। इसके बाद क्या आता है, रिटर्न गुड्स टू घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹2,000। हम घनश्याम को माल वापस कर रहे हैं जिसका लिस्ट प्राइस 2,000 है। अब बेटा मेरी बात समझना बड़े ध्यान से, लिस्ट प्राइस का मतलब एमआरपी होता है, और अगर आप कोई भी माल वापस करते हो तो उसमें भी तो डिस्काउंट कटेगा ना यार। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 10 रुपए का कोई सामान खरीदा जिसके मैंने 9 रुपए दिए, ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं वापस करने के लिए चला गया, मैंने कहा लाओ भाई साहब 10 रुपए दो। वो कहेगा भैया आपने मुझे 9 पे करे थे, डिस्काउंट काट के पे करे थे, तो मैं भी तो आपको 9 ही वापस दूंगा। इट मीन्स जब आप माल खरीदते हो, अगर उस पर डिस्काउंट कटता है, तो जब आप वापस करोगे तो पैसा भी तो डिस्काउंट कट के ही वापस मिलेगा ना बेटा। तो याद रखना, जब माल खरीदा अगर उस पर डिस्काउंट है तो रिटर्न पे भी डिस्काउंट याद रखना है आपको। ठीक है, ये बात याद रहे। ओके, अच्छा, अब जब हमने रिटर्न कर दिए गुड्स, खरीदा हुआ माल अगर वापस करा तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। अगर आप खरीदा हुआ माल वापस करते हो तो उसको क्या बोलते हो, परचेज रिटर्न। ठीक है, अब अगर आप वापस कर रहे हो घनश्याम को खरीदा हुआ माल, तो क्या एंट्री बनेगी। सबसे पहले डेबिट से शुरू करते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा सर, पैसा दिया ही नहीं था, उधार में खरीदा था। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है, किसको वापस कर रहे हो माल, घनश्याम को, तो लिखोगे आप घनश्याम अकाउंट डेबिट, घनश्याम अकाउंट डेबिट। कितना माल, 2,000 वाला। अब 2,000 पे भी 15% का डिस्काउंट काटो, 2,000 माइनस 15%, 1,700 रुपए का आ जाएगा। टू, क्या वापस कर रहे हो आप, माल वापस कर रहे हो, गुड्स वापस कर रहे हो, उसको बोलता हूं परचेज रिटर्न। ठीक है, माल खरीदा है वो वापस जा रहा है तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। तो आप लिखोगे घनश्याम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, 1,700 का सामान वापस हो गया। अब देखो बेटा, 42,500 का आपने घनश्याम से सामान खरीदा था, वापस कर दिया आपने 1,700 रुपए का माल, तो 42,500 माइनस 1,700, 42,500 माइनस 1,700, 40800 आपको पे करना है, 40800 आपको पे करना है। अंकुर भैया एक बार प्लीज चेक कर लो ये फ्रेम में आ रहा है या नहीं आ रहा, अमाउंट नहीं कटना चाहिए बच्चों के लिए। 40800 बेटा जी हमारे पास होगा जो आपको पे करना है। अब आप पे कैसे कर रहे हो, देखो, पेड कैश टू घनश्याम 40,000, आपने 40,000 पे करा इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब समझते हो बेटा, फुल सेटलमेंट का मतलब होता है, हिसाब किताब कर लो, देना था 40,800, दे कितना रहा हूं 40,000, और फुल सेटलमेंट वर्ड यूज हो गया। फुल सेटलमेंट का मतलब बस हिसाब खत्म। अब मुझे पे करना था 40,800, पे कर रहा हूं 40,000, इट मींस 800 का डिस्काउंट ले रहा हूं ना मैं, तो घनश्याम को पेमेंट कर रहे हैं, घनश्याम इज द रिसीवर, तो एंट्री बनेगी घनश्याम अकाउंट डेबिट
हमें देने थे 40,800 टू कैश, जो आपने पैसा दिया, कितना दिया 40,000, और कैश के साथ डिस्काउंट चलेगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड दैट इज 800। ये एंट्री बन जाएगी बेटा जी। एक बात याद रखना, अगर यहाँ पे फुल सेटलमेंट वर्ड ना होता, सपोज फुल सेटलमेंट होता ही ना, बस ये लिखा होता कि पेड टू घनश्याम 40,000, तो फिर आप ये मानते कि 40,000 दे दिए, 800 अभी देने हैं, तो एक ही एंट्री होती घनश्याम टू कैश, बस उसको आप डिस्काउंट नहीं मानोगे। डिस्काउंट तब मानना है अगर फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा हुआ है, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से एंट्री होती है, माल खरीदा, फिर कुछ वापस करा, फिर पैसा दे दिया। ऐसी ही ये है, रघु से खरीदा, कुछ वापस करा, पैसा दे दिया। ये आप खुद ट्राई करोगे आज के होमवर्क में। इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट करना है नोट करो। हम एक और क्वेश्चन करेंगे। आओ जी, अगला सवाल क्या है देखो, अब इस बार है क्वेश्चन बेचने वाला, ये भी हम ट्राई करेंगे फटाफट से। क्या है जी क्वेश्चन? सोल्ड गुड्स टू मुस्कान ऑफ लिस्ट प्राइस 2 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। अभी आपने ऐसी बहुत सारी एंट्रीज कर ली हैं, तो एंट्री बनेगी मुस्कान अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, 2 लाख पे 20% माइनस कर दो, 2 लाख माइनस 20%, 1,60,000 रुपीज से हमारे पास ये एंट्री हो जाएंगी। मुस्कान अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हमने माल बेचा। अब मुस्कान ने कुछ गुड्स वापस कर दिए, ठीक है, बिका हुआ माल वापस आ रहा है, तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। ठीक है, अगर सेल्स क्रेडिट हुआ है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, क्योंकि वो उसका जस्ट उल्टा होता है। जैसे पिछले में परचेज डेबिट हुआ था तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रहा था ना, वैसे ही अगर सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है। तो एंट्री बनती है सेल्स रिटर्न डेबिट, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है, किससे आ रहा है वापस? मुस्कान से। कितने रुपए का माल? 5,000 का, लेकिन क्योंकि यहां डिस्काउंट था तो यहां भी डिस्काउंट कटेगा। 5,000 में से 20% हटाओ, यानी 1,000 हटाओ, 4,000 रुपए का ये रिटर्न हो गया। ठीक है जी, 5,000 में से 20%, 5,000 में से 20% हटा के 4,000 आ जाता है। अब मुस्कान को माल बेचा था हमने 160 का, उसने वापस कर दिया 4,000 का, तो 156 का बचा हमारे पास, जो हमें उससे पैसे लेने हैं। 156 हमें उससे लेने हैं। ठीक है जी, क्या हुआ? रिसीव्ड फ्रॉम मुस्कान फुल पेमेंट अंडर कैश डिस्काउंट ऑफ 4%। मुस्कान ने पेमेंट तो दे दिया, लेकिन हमारे से डिस्काउंट लिया 4% का, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट वर्ड कम्स इन, डिस्काउंट दिखाना है तो जिधर कैश उधर डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, किससे पैसा आ रहा है? मुस्कान। सर यहाँ पे सेल्स क्यों नहीं लिखेंगे बच्चों? सेल तो आप यहाँ कर चुके थे ना, अब तो मुस्कान इज द गिवर, उससे पैसा वापस आ रहा है। तो 156 पे 4% कितना बैठेगा? 156 पे 4% हमें मुस्कान से लेने थे, यहाँ पे आपको लिख लेना आगे करके आप, 1,56,000, 4% आया 6240, तो 156 माइनस 6240, 149,760 ये अमाउंट आ जाएगी। कैसे आई? 156 ये निकाला था, इतने का माल था, ये वापस था, ये पैसा लेना था, इसमें से डिस्काउंट माइनस करा तो ये आ गया हमारे पास फाइनल अमाउंट। तो इस तरीके से सेल्स वाली एंट्री होती है। मैंने आपको सेल्स की भी कराई, फुल सेटलमेंट वाली, परचेजेस की भी कराई और एक होमवर्क भी दिया, तो आप ध्यान से करो, उसके बाद चीजें आगे बढ़ाना। वी विल स्टार्ट विद ओपनिंग एंट्री। सर ओपनिंग एंट्री क्या होता है? देखो ओपनिंग एंट्री में आपको कुछ बैलेंसेस दिए हुए होंगे और बैलेंसेस को आप यूज करते हुए जर्नल एंट्री पास करते हो। कैसे पास करते हो? देखो सपोज मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप 2016 के अकाउंट्स बना रहे हो, 2016 के अकाउंट्स बना रहे हो, तो 31 मार्च 2016 जब ईयर एंड होगा तो आपके पास कुछ ना कुछ तो बैलेंसेस होंगे ना, आपके पास कुछ ना कुछ कैश भी होगा, कुछ ना कुछ बैंक बैलेंस भी होगा, स्टॉक भी पड़ा होगा, कुछ ना कुछ एसेट्स भी होंगे, कुछ लाइबिलिटीज भी होंगी। तो जो चीजें यहाँ क्लोजिंग में हैं, अगले साल बिल्कुल शुरू में 1 अप्रैल 16 पे भी तो वो चीजें होंगी ना। मतलब अगर ईयर एंड पे मेरे बैंक में 10,000 रुपए हैं तो अगले साल के शुरू में भी तो मेरे बैंक में 10,000 होंगे ना। तो इस 10,000 की साल के अगले साल के शुरुआत में जो एंट्री होगी उसको हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री बेसिकली क्यों करी जाती है? ओपनिंग एंट्री हम इसलिए करते हैं ताकि हम पिछले साल के बैलेंसेस जो थे उनको इस साल के अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट कर पाए। तो ओपनिंग एंट्री करने का क्या तरीका है? हेडिंग डाल देंगे, फटाफट से एंट्री लिखेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। सभी एसेट्स को डेबिट करना है,
सभी लाइबिलिटीज को क्रेडिट करना है। अब एसेट्स को डेबिट करने के बाद, लाइबिलिटीज को क्रेडिट करने के बाद आप क्या करोगे, आप इस एंट्री को ध्यान से बैलेंस करने की कोशिश करोगे कि ये बैलेंस है या नहीं है। अब सपोज एसेट्स में तो 10 रुपीज आ रहे हैं और लाइबिलिटीज में 8 आ रहे हैं, तो क्या क्रेडिट साइड में 2 का डिफरेंस आ रहा है, इधर 10 इधर 8, इधर डिफरेंस आ गया ना। तो अगर डिफरेंस क्रेडिट में आए तो वहां पे आप वर्ड यूज करोगे कैपिटल, ठीक है। अगर डिफरेंस क्रेडिट में आए तो वहां पे आप क्या यूज कर रहे हो, कैपिटल अकाउंट यूज कर रहे हो। और अगर यही डिफरेंस डेबिट में आ रहा हो, पहले इसको नोट डाउन कर लो, अगर यही डिफरेंस डेबिट में आ रहा हो कि सपोज आपने एंट्री करी एसेट्स टू लाइबिलिटीज और यहाँ पे आपका 18 है और ऊपर 10 है, तो अब क्या होगा, डेबिट में डिफरेंस आ रहा है। डेबिट में कितना डिफरेंस आ रहा है, डेबिट में 8 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। तो डेबिट में आए तो आप यहाँ पे यूज करोगे गुडविल, ये याद रखना, ठीक है। इसका मतलब क्या है बेटा जी, जब आप ओपनिंग एंट्री करते हैं तो ओपनिंग एंट्री तो यही होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। अब डिफरेंस अगर इधर आया तो यहां के लिए आप गुडविल डेबिट कर देना, और अगर इधर आया तो यहां के लिए आप कैपिटल क्रेडिट कर देना। ऐसे ये ओपनिंग एंट्री होती है, इसको नोट डाउन करो। अब इसके बाद हम लोग अगर बात करें कि अब हमें यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको लिखा है कैश 20,000, बैंक 60,000, बैंक लोन 1 लाख, क्रेडिटर 50,000, डेटर 8,000, मशीनरी 12,000। और आपको आ गया कि अब ओपनिंग एंट्री करके दिखाओ, ठीक है। आपको आ गया ओपनिंग एंट्री करो, तो आपको क्या करना है, इसमें देखना है कि कौन कौन से एसेट्स हैं। ये एसेट, ये एसेट, ये एसेट और ये एसेट, ये हमारे पास एसेट्स हैं। और बैंक लोन और क्रेडिटर ये मेरी लाइबिलिटी है। तो एंट्री बनेगी एसेट्स डेबिट टू लाइबिलिटीज। तो एंट्री करोगे आप कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, सभी एसेट्स को डेबिट करना है। मशीनरी अकाउंट डेबिट, टू बैंक लोन, टू क्रेडिटर। कैश हो गया 20,000, बैंक हो गया 60,000, डेटर हो गया 8,000, मशीनरी हो गई 12,000, बैंक लोन 1 लाख, क्रेडिटर 50,000। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है क्या ये दोनों साइड मैच कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए 60 और 20 80, 80 और 20 1 लाख, इधर तो आ रहा है 1 लाख और क्रेडिट साइड में आ रहा है 1,50,000, डिफरेंस आ रहा है, इधर 1 लाख इधर 1,50,000, तो इधर 50,000 कम है ना। तो अगर डेबिट में डिफरेंस आता है तो मैंने आपको क्या सिखाया, आप यहाँ पे एक अकाउंट और डेबिट करोगे जिसको आप बोलोगे गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000। अब आपकी जर्नल एंट्री मैच हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जर्नल एंट्री करते हो ओपनिंग एंट्री, ठीक है। कैश डेबिट, बैंक डेबिट, डेटर डेबिट, मशीनरी डेबिट। अगर डिफरेंस इधर आ रहा होता तो यहाँ पे मैं 2 कैपिटल लिख देता, बस इतनी सी चीजें होती हैं, सही है। ये तो हो गई ओपनिंग एंट्री। अब कुछ और स्पेशल ट्रांजैक्शंस, जैसे कि सबसे पहले आप एंट्री सीखो बैड डेट्स की। सबसे पहले आप एंट्री कौन सी सीखने वाले हो, बैड डेट्स। अब सपोज मैं एज्यूम करता हूँ कि मुझे चिंटू से 10,000 रुपये लेने थे और उसने दे दिए, ठीक है। मुझे चिंटू से 10,000 लेने थे, उसने दे दिए। तो आप क्या एंट्री करते हो, आप एंट्री करते हो कैश डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू चिंटूज अकाउंट 10,000 10,000। देखो ऐसा होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू चिंटूज अकाउंट आपने रिसीव कर लिए, ठीक है। अब कई बार ये होता है कि मुझे किसी से पैसा लेना है और वो नहीं दे पाया, वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो भाग गया, बीमार है, उसकी डेथ हो गई, उसने पैसा नहीं दिया। तो मुझे किसी से पैसा लेना है, वो नहीं दे पाया, तो हमारा लॉस है, उसको हम बैड डेट्स बोलते हैं। और रूल्स क्या सिखाते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट द रिसीवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। तो यहाँ पे थर्ड रूल के हिसाब से लॉसेस डेबिट होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जब एंट्री पास करूंगा बैड डेट्स की, तो मैं बैड डेट्स को डेबिट करूंगा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू जिससे पैसा लेना है, डेटर अकाउंट। इसका मतलब अगर पैसा मिल जाता है, किसी से भी आपको पैसा लेना हो, वो मिल जाता है, तो एंट्री ये बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू चिंटूज अकाउंट। नहीं मिलता तो कैश की जगह हम क्या यूज करते हैं, बैड डेट्स। आई होप आप लोग रिलेट कर पा रहे होगे और समझ आ रहा होगा। तो बैड डेट्स की जब जर्नल एंट्री करनी हो तो एंट्री क्या बनेगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ठीक है। नंबर 3,
बैड डेट्स रिकवर्ड, अगर बैड डेट्स रिकवर हो जाए, बैड डेट्स रिकवर हो जाए मतलब कि किसी से पैसा लेना था वो नहीं दे पाया, अब 5-7 साल बाद उसने सडनली पैसा दे दिया, उसके अंदर एक भाव जागा कि मुझे किसी के पैसे देने हैं, दे देने चाहिए, और उसने हमारे पैसे दे दिए, पैसा मिल गया हमें, तो पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश या बैंक जो भी आपको डेबिट करना होगा डेबिट कर देना, कैश अकाउंट डेबिट टू, यहाँ ध्यान रखना टू में क्या लिखना है आपको, बैड डेट्स रिकवर्ड, क्योंकि ये आपका यहाँ पे फायदा हो रहा है, पैसा मिल रहा है जो मर गया था, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स के हिसाब से एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। सर हमने यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू चिंटू क्यों नहीं लिखा, बैड डेट्स रिकवर्ड क्यों लिखा, बेटा देखो कॉमन सी बात है कि कैश डेबिट टू चिंटू एंट्री होती है चिंटू से पैसा मिलने की एंट्री, कि चिंटू से पैसा लेना था वो मिल गया, इस बार हमें ऐसा नहीं करना, चिंटू का पैसा तो हम बैड डेट मान चुके थे कि पैसा मर गया, तो हमने कोई लेना तो था ही नहीं ना, क्योंकि हम मान चुके थे कि पैसा मर गया, तो उस सिनेरियो में हम बैड डेट्स रिकवर्ड लिखते हैं कि सडनली मेरा फायदा हो गया, मुझे पैसा मिल गया, ठीक है, तो ये एंट्री नहीं होती, एंट्री ये होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। इसके बाद अब आपको एंट्रीज करनी है 4 इंपॉर्टेंट, 4, 5, 6, 7। मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाया था तब भी आपको बोला था ये 4 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, accrued income, unearned income, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, accrued income, unearned income। तो यहाँ पे क्या होता है सर, ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ये कोई पैसा आपको देना था आपने अभी तक नहीं दिया, ये आपका पैसा ड्यू है, तो जो भी पैसा किसी का देना है अभी तक नहीं दिया वो आपकी लायबिलिटी हो जाती है, यानी ये आपकी लायबिलिटी है। और आपने कोई भी पैसा एडवांस में दे दिया, किसी को कोई भी पैसा आपने एडवांस में दिया प्रीपेड, वो आपका एसेट हो जाता है, ठीक है ना। अब आपने किसी से पैसा लेना है, आपने किसी से पैसा लेना है अभी तक नहीं मिला, फॉर एग्जांपल मैंने पढ़ा दिया और मुझे फीस नहीं मिली, तो वो मेरे लिए एक एक्रूड इनकम है, उसको हम एसेट बोलते हैं। और मुझे कोई पैसा एडवांस में मिल गया, मुझे किसी ने एडवांस में फीस दे दी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटी है, भाई मुझे एडवांस में फीस मिल गई तो मुझे पढ़ाना है ना। तो ये मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशंस में भी 4 शब्द सिखाए थे कि आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू है अभी तक हमने इसको पे नहीं करा, तो ये हमारी एक लायबिलिटी है। प्रीपेड का मतलब पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस, ये पेड इन एडवांस है। एक्रूड इनकम, अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड, ये आपने कमा ली है लेकिन अभी तक रिसीव्ड नहीं हुई, तो ये आपका एसेट है, आपको पैसा लेना है। और अनअर्न्ड क्या होता है, रिसीव्ड इन एडवांस, ये आप एडवांस में रिसीव कर चुके हो, तो ये आपकी लायबिलिटी है। तो अब आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि सारे एसेट्स को डेबिट करना है और सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट करना है। एसेट्स सब डेबिट होते हैं, लायबिलिटी सब क्रेडिट होती है, तो देखो ये लायबिलिटी है ना, तो ये क्रेडिट होगा टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बड़ा बेसिक तरीके से समझा दूंगा तुम्हें, एकदम क्लियर हो जाएगा। ये एसेट है, ये डेबिट होगा, एसेट्स का नेचर डेबिट होता है, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट, ये भी एसेट है, डेबिट होगा। एक्रूड इनकम डेबिट, ये लायबिलिटी है, क्रेडिट होगा टू अनअर्न्ड इनकम। देखो कितना आसान, मैंने क्या करा, सिर्फ नेचर पकड़ लिया, जो एसेट है उसको डेबिट कर दिया, जो लायबिलिटी है उसको क्रेडिट कर दिया, नेचर कर दिया। अब दूसरी साइड क्या लिखूं सर, दूसरी साइड इनकम या एक्सपेंस का नाम लिख दो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्सपेंसेस के लिए है ना, तो डेबिट में क्या लिखूं, एक्सपेंसेस लिख दो, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। फॉर एग्जांपल सैलरी आउटस्टैंडिंग था, तो एंट्री बनेगी सैलरी डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। फॉर एग्जांपल प्रीपेड एक्सपेंस था, तो एंट्री बनेगी प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट टू एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल एक्रूड इनकम था, तो एंट्री बनेगी एक्रूड इनकम डेबिट टू इनकम, ये इनकम के लिए है तो इनकम लिख दो। फॉर एग्जांपल अनअर्न्ड इनकम है, ये भी इनकम के लिए है, तो यहाँ पे भी इनकम को डेबिट कर दो, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या करना होता है, आपको नेचर पकड़ना है कि कौन सा आपका एसेट है और कौन सा लायबिलिटी है, फिर उसके हिसाब से आप काम कर दो। दूसरी तरफ इनकम या एक्सपेंसेस शो कर दो। तो ये एक तरीका है आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड शो करने का, जिससे आप सीधा सीधा एंट्री पास कर सकते हो,
ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री लिखो नंबर 8, एंट्री नंबर 8 हेडिंग डाल दो डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का क्या मतलब होता है सर? डेप्रीसिएशन का मतलब होता है जब किसी भी फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो रही होती है। मतलब आप कोई भी मोबाइल फोन लो, मैंने ये माइक बाय करा, अब ये डे टू डे मैं यूज कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू कम होती जा रही है, जितने का खरीदा था उतने का नहीं बिकेगा ये। मैंने कैमरा बाय करा, डे टू डे इसकी वैल्यू कम होती जा रही है, तो वैल्यू को कम होने को हम डेप्रीसिएशन बोलते हैं। ठीक है, डेप्रीसिएशन एक लॉस हो रहा है एक बिजनेस के लिए, वैल्यू कम होती जा रही है और सभी एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट होते हैं, तो हम लिखते हैं डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू किसकी वैल्यू कम हो रही है? एसेट की, तो हम लिख देंगे डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। फॉर एग्जांपल फर्नीचर था तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, मशीनरी थी तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, सीधा सीधा आपका काम हो जाता है। अच्छा जी, डेप्रीसिएशन के बाद हमारे पास जो एंट्री आती है वो आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये होता है बेटा जी कि ऑनर जो है, जो प्रोप्राइटर है, जो ऑनर है, वो बिजनेस को बोलता है मैंने अपना पैसा बिजनेस में डाला, अगर मैं पैसा बैंक में रखता तो बैंक भी तो मुझे इंटरेस्ट दे रहा था, बट मैंने बैंक में ना रख के बिजनेस में डाला तो बिजनेस को भी मुझे इंटरेस्ट देना चाहिए, है ना भाई। मैं बैंक में ना रख के बिजनेस में डाल रहा हूं तो बिजनेस भी तो मुझे इंटरेस्ट दे, तो बिजनेस जो इंटरेस्ट पे करता है उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिजनेस के लिए खर्चा है, हम बिजनेस की बुक्स बना रहे हैं, सभी खर्चे डेबिट होते हैं, तो एंट्री बनती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ओनर को दिया गया है उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा तो टू कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री होती है। 10th और लास्ट एंट्री जो हम आज सीखने वाले हैं वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इसमें क्या होता है सर? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में जो ऑनर है वो पैसा विड्रॉ करके जा रहा है बिजनेस से, घर लेके जा रहा है, तो बिजनेस बोलता है भाई साहब इंटरेस्ट दो, जब आपने पैसा लगाया था हमारे से इंटरेस्ट लिया था ना, अब पैसा निकाल रहे हो तो हमें इंटरेस्ट दो, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इस बार ऑनर से लिया जा रहा है, कैपिटल कम होगा, तो इस बार एंट्री बनेगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। ड्रॉइंग्स कैपिटल को कम करती है ना, तो एंट्री बनेगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, बिजनेस को मिल रहा है बिजनेस का फायदा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। ये भी एक एंट्री है 10th जो आपको काम आएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सही है जी। तो ये 10 एंट्रीज जो मैंने आपको लिखवाई आज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पक्का आएगी, बड़े ध्यान से इन्हें देख लो। ठीक है, फिर मैं आपको इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ अगली क्लास में। आपको स्क्रीनशॉट्स लेने हैं तो पहले इसके ले लो, ये 2 हो गई, उसके बाद ये डेप्रीसिएशन और अनअर्न्ड हो गई, उसके बाद एक्रूड, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, इसके ऊपर बैड डेट्स रिकवर्ड, और सबसे शुरू में मैंने आपको लिखवाई ओपनिंग एंट्री। तो ये 10 एंट्रीज आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं और ये आपको मदद करेंगी अच्छा एग्जाम में स्कोर करने में। अब देखते हैं कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बहुत ध्यान से इन ट्रांजैक्शंस को पढ़ेंगे और जर्नल करना स्टार्ट करेंगे। आप इन वीडियो को पॉज करके अभी से अपनी कॉपी में करना शुरू कर दो, आपको पता चलेगा कि आपको क्लियर हो गए या नहीं हो गए। चलो सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है प्रोप्राइटर विड्रू फॉर हिज पर्सनल यूज। फॉर हिज पर्सनल यूज, तो यहाँ पे आपको पता है ना कि ये ड्रॉइंग्स हैं। क्या क्या निकाला है? कैश निकाला है और गुड्स निकाला है। तो ड्राइंग्स बेसिकली ऑनर को रिप्रेजेंट करता है, विच इज द रिसीवर। तो हम ड्राइंग्स को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। अब 2 चीजें आपके पास से जा रही हैं, कैश भी और गुड्स भी बेसिकली, है ना। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एक तो कैश गया, टू परचेजेस अकाउंट, एक आपके पास से गुड्स चले गए। तो क्या एंट्री बनेगी हमारे पास? 20,000 रुपए के तो हमारा कैश लेके गया वो, 10,000 रुपए की परचेजेस, तो टोटल 30,000 रुपीज उसने विड्रॉ कर लिए एज ड्रॉइंग्स। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है गुड्स ऑफ रुपीज 50,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी, जिनका सेलिंग प्राइस 60,000 है। अब देखो बच्चों, कभी भी चैरिटी होती है, डोनेशन होता है, कभी भी आप फ्री सैंपल्स देते हो, तो वहां पे आपको हमेशा कॉस्ट प्राइस कंसिडर करना है, सेल्स प्राइस आपको कंसिडर नहीं करना, क्योंकि आप माल बेच नहीं रहे हो। बेच रहे हो तो सेलिंग प्राइस, नहीं बेच रहे हो तो कॉस्ट प्राइस, राइट। चैरिटी आपने करी है। अब बिजनेस क्या बोलता है? बिजनेस बोलता है भाई तुम चैरिटी करो, तुम डोनेशन करो, हमारे लिए तो लॉस है क्योंकि मुफ्त में जा रहा है सामान, है ना। तो यहां क्या होता है हमारे पास? हम लोग लिखने वाले हैं चैरिटी अकाउंट डेबिट, गुड्स गए टू परचेजेस, ये एंट्री बन जाती है चैरिटी टू परचेजेस। कितना? 50,000। ठीक है जी, चैरिटी टू परचेजेस 50,000 रुपीज आ गया। थर्ड आता है गुड्स वर्थ रुपीज 25,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स।
25,000 के गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए एज फ्री सैंपल्स। फ्री सैंपल्स बच्चे कभी भी आए तो इसको एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कंसिडर करना, क्योंकि कभी भी मुफ्त में सैंपल दिए जाते हैं, जैसे हमें बुक्स भेज देते हैं कंपनीज, डॉक्टर्स के पास मेडिसिन के सैंपल्स आते हैं, कभी भी सैंपल्स आते हैं, वो एडवर्टीजमेंट पर्पज के लिए होता है। अब हमने अपने सैंपल दिए हैं यहाँ पे, तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स इज एन एडवर्टीजमेंट, राइट। तो हम लोग क्या लिखते हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट टू परचेजेस। कितना, 25,000, 25,000 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, 25,000 रुपये हमने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट क्या है, गुड्स वर्थ रुपीज 50,000 एंड कैश वर्थ रुपीज 20,000 वर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। स्टोलन का मतलब बच्चे चोरी हो गया, चोरी हो गया तो फिर से एक नुकसान, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अभी एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट होंगे, तो हम क्या करेंगे, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, यहाँ सबके साथ अकाउंट लगा लेना यार, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू, क्या क्या चोरी किया, कुछ गुड्स और कुछ कैश, तो टू परचेजेस एंड टू कैश। बताओ जी कितने के गुड्स थे, 50,000 रुपए के तो गुड्स चोरी हुए, कितना कैश, 20,000 रुपए का कैश चोरी हुआ, कितना टोटल अमाउंट, 70,000 का मेरा टोटल अमाउंट है। तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस एंड टू कैश। लॉस बाय थेफ्ट में 50,000 रुपए का माल चोरी हुआ है और 20,000 रुपए का कैश, तो हमने दोनों लिख दिया, ठीक है जी, परफेक्ट। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं ये हटाऊंगा सो दैट मैं ये वाली एंट्री कर पाऊँ, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नाउ। हो गया जी, चलो अब क्या है हमारे पास, देखो, गुड्स वर्थ रुपीज 1,00,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 1,00,000 के गुड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लग गई, 1,00,000 के गुड्स में आग लग गई, तो हम क्या करने वाले हैं, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। कितने गुड्स में आग लगी, 1,00,000 रुपए के गुड्स में, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, आगे लिखा हुआ है इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट कर लिया क्लेम। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कर लिया एडमिट, तो हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम एडमिट की एंट्री कर लें। कंपनी ने क्लेम एडमिट कर लिया, तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, यानी 1,00,000 रुपए अब हमने कंपनी के नाम पे लिख दिया पूरा का पूरा। देखो ये लॉस बाय फायर से लॉस बाय फायर कट हो जाएगा, डेबिट से क्रेडिट कट हो जाता है ना, और इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करने का मतलब मैं इंश्योरेंस कंपनी को अपना डेटर बना रहा हूँ कि मुझे इससे पैसा लेना है। इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लॉस बाय फायर, फिर कंपनी ने पैसा दिया कितना, कंपनी पेड क्लेम फॉर 60%, कंपनी ने 60% ही पे करा, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, जो कि 1,00,000 का 60%, 60,000। लॉस कितना हुआ, आपको लेना था 1,00,000 कंपनी से, कंपनी ने आपको बस 60,000 दिया, 40,000 का लॉस हो गया, नहीं हो गया, उसके लिए हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर देते हैं। फॉर द लॉस, जितना भी लॉस होगा उसके लिए P&L डेबिट करना टू इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी से 1,00,000 रुपए लेने थे। देखो ये इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे कट हो जाता है, ये इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कंपनी कट हो जाता है, तो आपकी पूरी प्रॉपर एंट्री बन जाती है। पहली एंट्री किस चीज़ की करोगे, आग लगने की, लॉस बाय फायर टू परचेजेस। दूसरी किस चीज़ की करोगे, जब कंपनी ने क्लेम एडमिट करा, इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय फायर। तीसरी किस चीज़ की करोगे, जब पैसा मिला बैंक में, वो जो मिला 60%, जो नहीं मिला वो लॉस, उसके लिए P&L अकाउंट डेबिट करना बच्चों। P&L अकाउंट एक वो अकाउंट है जिसमें सभी लॉसेज और इनकम्स लिखी जाती हैं, ठीक है। और टू इंश्योरेंस कंपनी सिंस कंपनी वाज द गिवर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये, इंपॉर्टेंट भी था, तो आपको बड़े ध्यान से इसको करना है, ठीक है। चलो एक और बढ़िया सवाल जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा, तो इसको बड़े ध्यान से देखेंगे एंड हमारा जर्नल एंट्रीज एक क्लास और समाप्त, ठीक है। चलो, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक ऑफ हरप्रीत ब्रदर्स। चलो कोशिश करेंगे। नंबर 1, 10,000 ड्यू फ्रॉम रोहित, 10,000 रोहित से लेने थे, आर नाउ बैड डेट्स, वो बैड डेट्स हो गए हैं। बैड डेट्स का मैंने क्या रूल लिखवाया था आपको, बैड डेट्स एक लॉस है, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। लास्ट रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हम क्या करेंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, किससे लेना था हमने, रोहित, बैड डेट्स टू रोहित, ठीक है। एंट्री होती है बैड डेट्स टू डेटर, कितना है 10,000 रुपए। नरेशन आप ऑलमोस्ट सेम लिख सकते हो, बीइंग 10,000 ड्यू फ्रॉम रोहित आर नाउ बैड डेट्स, ठीक है। गुड्स वर्थ रुपीज 20,000 वर यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर, 20,000 के गुड्स प्रोप्राइटर ने यूज कर लिए, तो ड्रॉइंग्स हो गया। तो क्या एंट्री बनती है, ड्रॉइंग्स टू परचेजेस,
अकाउंट लगा लेना सबके साथ। $20,000 का माल प्रोप्राइटर ने यूज कर लिया। आगे लिखा हुआ है चार्ज डेप्रीसिएशन, डेप लगाओ किसके ऊपर, मशीन के ऊपर। पहले तो एंट्री कर लिया करो, डेप लगाना है मशीन पे। डेप्रीसिएशन एक एक्सपेंस लॉस की तरह ट्रीट होता है, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू जिस मशीन पे लग रहा है उसका नाम, टू मशीनरी। कितना लगाना है बेटा जी, 3 लाख की मशीन पे 10% और 2 महीने। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो 3 लाख की मशीन, इस पे 10% ऐसे लिखते हैं और 2 मंथ्स ऐसे लिखते हैं 2/12। ठीक है, 3 महीने होता तो 3/12, 4 महीने होता तो 4/12, ऐसे लिख के चलना है। 3 लाख पे 10% आ गया आपका 30,000, 30,000 पे 2/12 तो 5,000 आपका सीधा सीधा डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो ये 5,000 रुपीज से एंट्री हो जाएगी। ठीक है जी। आगे लिखा हुआ है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लो सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है अब आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर से बिजनेस के लिए एक खर्चा है, बिजनेस को पे करना है ना कैपिटल पे, तो सारे खर्चे डेबिट होते हैं। तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ओनर को दे रहे हैं, उसका नाम क्या है, कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, 15 लाख पे 6% और 9 महीना, 15 लाख पे 6% और 9 महीने, 15 लाख पे 6% और 9 महीने, 67,500। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, राहुल हु ओड अस 20,000, राहुल जिससे हमें 20,000 लेने थे, बिकम्स इंसॉल्वेंट, वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब बच्चों वो कुछ भी पे नहीं कर पाएगा। आगे लिखा हुआ है अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन अ रूपी इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। एक फाइनल डिविडेंड उसने हमें 60 पैसा इन अ रूपी का दे दिया। बच्चों 60 पैसा इन अ रूपी, इसका मतलब 1 रुपए में 60 पैसे, यानी 60% उसने पे कर दिया। देखो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, उसने 60 पैसे दे दिया, यानी 60% दे दिया या नहीं दे दिया, 60% दे दिया, 40% नहीं दिया, तो कुछ तो आ रहा है उससे, है ना, और चेक से आ रहा है। तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। मैं मान रहा हूं कि हमने चेक जमा कर दिया। जो नहीं आ पाया उसके लिए बैड डेट्स डेबिट कर दो। बैड डेट्स डेबिट किससे लेना था, राहुल से, टू राहुल। तो एंट्री क्या बनती है, एंट्री बनती है बैंक डेबिट, बैड डेट्स डेबिट टू राहुल। अब देखो राहुल जिससे हमें 20,000 रुपए लेने थे, तो राहुल में तो 20,000 लिखो। कितना दिया उसने, 60 पैसा, 60 पैसा मतलब 60%, इसका 60% 12,000, क्या नहीं मिला, 8,000। 20,000 का 60%, 40% उसने नहीं दिया। ऐसा करते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है गुड्स कॉस्टिंग 80,000 सोल्ड टू मोहन फॉर 1 लाख। 1 लाख की मोहन को सेल करी है, सिंपल है ये तो, मोहन डेबिट टू सेल्स, इसमें ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। 1 लाख रुपए का आपने माल बेचा, 1 लाख का आपने मोहन को माल बेच दिया। मोहन टू सेल्स 1 लाख 1 लाख। क्लियर हो गया बेटा जी। तो इस तरीके से आपके पास ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेप्रीसिएशन, बैड डेट्स, इस तरीके की एंट्रीज आपके पास ज़रूर आ सकती हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनको बहुत ध्यान से आपको करना है ताकि इसमें बिल्कुल भी गलती ना हो और आप सब कुछ परफेक्शन के साथ कराओ। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हैं। इसके अंदर ना आपके पास कुछ छोटी छोटी नई टर्म्स आएंगी जो आपको ध्यान से समझनी है, तभी मैंने आपको ये दिया था। वैसे आपका जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गया, बट इसमें आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें और मिलेंगी जो आपको ध्यान से करनी है। देखो क्या है, क्या लिखा है, परचेज्ड एन आयरन सेफ। आयरन सेफ का क्या मतलब होता है, एक अलमीरा है एक तरीके से जिसके अंदर आपने फाइल्स रखी हुई होंगी, तो कभी भी आयरन सेफ आ जाए। या जैसे अगला फाइलिंग कैबिनेट, फाइलिंग कैबिनेट का मतलब भी वही होता है, एक ड्रॉर्स होते हैं ऑफिस में बेसिकली जिसके अंदर आप फाइल्स रख सकते हो अपनी। कंप्यूटर आ गया, है ना, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये होते हैं आपके सारे के सारे ऑफिस इक्विपमेंट। इनको सबको मैं क्या बोल दूंगा, ऑफिस इक्विपमेंट ही बोल दूंगा। इन सबको मैं ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से एंट्री पास कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, मार्च 2 में हमने खरीदा तो हम लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू, कैसे खरीदा, चेक से खरीदा ना, पेमेंट मेड बाय चेक, तो टू बैंक अकाउंट। कभी भी पेमेंट चेक से हुआ है तो आप क्या लिखते हो, टू बैंक अकाउंट लिखते हो। कितने का, 1 लाख रुपए का। यह आपका 1 लाख रुपीज से एंट्री हो गया, ठीक है। ऐसे ही फाइलिंग कैबिनेट खरीदा ऑफिस यूज के लिए 2,40,000 और आपने 200 रुपए का कार्टेज दिया है इसके ऊपर ही, इसके ऊपर ही 240 का कार्टेज दिया। कार्टेज का मतलब क्या होता है, कार्टेज का मतलब होता है कि बेसिकली वो जो कार्ड्स में पैक होके आया होगा। तो इसकी आप क्या एंट्री करोगे, फिर से ऑफिस
इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे देखो कहीं भी मेंशन्ड नहीं है कि कैश में पेमेंट हुआ या चेक से पेमेंट हुआ, तो हम क्या मान के चलते हैं, सर कैश से हुआ होगा। सर कितना भाई, 2,40,000 तो तुम लोगों ने किस चीज़ के दिए हैं, फाइलिंग कैबिनेट के दिए हैं, और 200 रुपये किस चीज़ के दिए हैं, कार्टेज के। तो कितना हो जाएगा ये, 2,40,200, 2,40,200 ये बेसिकली आ जाएगा, ठीक है ना। आयरन सेफ खरीदा, ऑफिस इक्विपमेंट टू बैंक, क्योंकि वहाँ पे चेक से पेमेंट हुआ था। यहाँ पे क्या था, फाइलिंग कैबिनेट खरीदा ऑफिस यूज के लिए, 200 आपने कार्टेज दिया, उसी में प्लस होगा, कुछ लिखा नहीं था तो कैश मान लिया, ओके। कंप्यूटर खरीदा उधार पे, देखो कंप्यूटर खरीदा उधार पे 80,000 रुपये ऑन क्रेडिट, तो हम क्या लिखेंगे, कंप्यूटर है फिर से ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, अकाउंट लगा लेना यार सबके साथ प्लीज। 2 किससे खरीदा है हम लोगों ने, राधा किशन एंड कंपनी, तो हम क्या लिखेंगे, 2 राधा किशन एंड कंपनी, ठीक है जी। कितने का, 80,000 रुपये का, ये उधार में खरीदा है, क्रेडिट पे खरीदा है, ये हमारा तीसरा बन गया। नेक्स्ट आता है बेटा जी इलेक्ट्रिक फैन। अब देखो बच्चे, इस तरीके की कोई चीज़ हो, इलेक्ट्रिक फैन, ट्यूबलाइट्स, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की चीज़, उसको हम फिक्सचर्स बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्सचर्स। तो याद रखना, बिजली की कोई भी चीज़ है तो उसे आप फिक्सचर्स बोलोगे। तो इसकी क्या एंट्री करोगे, इसकी आप एंट्री करोगे फिक्सचर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 20,000 रुपये के आपके फिक्सचर्स हो गए। आपने घोड़ा खरीदा, हॉर्स, कोई भी बच्चे डोमेस्टिक एनिमल हम लोग बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं, खरीदते हैं, तो इसको हम लाइव स्टॉक बोलते हैं। याद रखेंगे बेटा जी, हॉर्स खरीदा गया है तो उसको लाइव स्टॉक बोलना है, ठीक है। पेमेंट चेक से हुआ है तो लाइव स्टॉक डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना है, 1,50,000, लाइव स्टॉक डेबिट टू बैंक 1,50,000 रुपीज़, ठीक है जी। उसके बाद क्या लिया है बच्चे, नेक्स्ट पोस्ट कार्ड लिए हैं, एनवेलप लिए हैं, स्टैम्प्स लिए हैं। देखो ये सब पोस्ट ऑफिस से मिलने वाली चीज़ें हैं, ये जितनी भी चीज़ें पोस्ट ऑफिस से आती हैं इन सबको हम पोस्टेज बोलते हैं। ये लिख लेना अपने पास कि किस किस को ऑफिस इक्विपमेंट बोलते हैं, किसको फिक्सचर बोलते हैं, किसको लाइव स्टॉक बोलते हैं, किसको पोस्टेज बोलते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये एग्जाम में आ जाती हैं, फिर नंबर कटते हैं। तो इसको क्या बोलूँगा, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या क्या खरीदा पोस्टेज में आपने, 250 के पोस्ट कार्ड हैं, 2500 के एनवेलप हैं, तो 2750 हो गया, और 1000 का स्टैम्प्स थे, तो 3750 का पोस्ट ऑफिस का सामान हो गया। लो सर, ये सब पोस्टेज टू कैश डन हो गया बेटा जी। तो देखो ये हमने एंट्रीज कर ली, ये वाली सारी की सारी। अब नीचे वाली के लिए मुझे ये हटाना पड़ेगा, तो आप जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट हम आगे बढ़ पाएँ, ठीक है जी। चलो सर, अब आ गया हमारा स्टेशनरी खरीदी है। स्टेशनरी की तो सीधी एंट्री होती है, स्टेशनरी डेबिट टू कैश, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने की स्टेशनरी है, 24,000 रुपये की, 24,000 रुपये की आपकी स्टेशनरी है। अब आपने चैरिटी करी बच्चों, कुछ कैश में और कुछ गुड्स में। चैरिटी इज एक तरीके का वही एक्सपेंस लॉस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हम क्या करेंगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड टू परचेजेस अकाउंट। जो गुड्स हैं उसके लिए परचेजेस वर्ड यूज हुआ है, कैश के लिए कैश ही यूज हुआ है। 2,000 का आपने कैश दिया था, 4,000 के आपने गुड्स दिए थे, 6,000 का आपका टोटल चैरिटी का अमाउंट हो गया, ठीक है। उसके बाद हॉर्स बॉट। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो आपने घोड़ा खरीदा था March 6 पे, ये ही डाइड, घोड़े की डेथ हो गई। इट कार्कस वॉज सोल्ड फॉर 10,000 रुपीज़, मतलब उसका जो बॉडी वॉडी था या जो भी उसका बेसिकली चीज़ें थी वो सब कितने की बिकी, फाइनली 10,000 रुपये की। अब घोड़ा कितने का लिया था बच्चों, घोड़ा हमने लिया था 1,40,000 रुपये का, 1,50,000 रुपये का, 150 का लिया था, और अल्टीमेटली कितने का बिका वो, 10,000 रुपये का बिका। तो 1,40,000 का लॉस हो गया हमें मोटा मोटा। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट 10,000 जो हमें मिले, टू लाइव स्टॉक। कितने का था घोड़ा, बेसिकली 150 का था, 1,40,000 का लॉस हुआ ना, तो हम डेबिट करते हैं सभी एक्सपेंसेस लॉसेस को, तो इसमें होने वाले लॉस को डेबिट करोगे, ये लॉस डेबिट होगा, और किस नाम से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करते हो जब भी किसी ऐसी इस तरीके का लॉस आता है, ठीक है। कैश ये आपको मिला, क्रेडिट आपका बेसिकली घोड़ा जो खत्म हो गया, और P&L आपका डेबिट हो गया सिंस इट इज अ लॉस, ठीक है।
हाउस होल्ड फर्नीचर हमने बेचा और वो पैसा बिजनेस में डाल दिया। बच्चे देखो, हाउस होल्ड फर्नीचर, घर का फर्नीचर आपने बेच दिया, उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, आपने बेचा, दैट इज इट, खत्म हो गया, फर्नीचर चला गया। जो पैसा था वो आपने कहां डाला? बिजनेस में डाला, पैसा इंट्रोड्यूस कर दिया आपने बिजनेस में। तो बेसिकली क्या एंट्री बनती है? एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बिजनेस में जो इंट्रोड्यूस हुआ है 1 लाख रुपया, हम तो बिजनेस इंट्रोडक्शन की एंट्री पास करेंगे। ठीक है बेटा जी। लास्ट क्या आता है? पेड टू लैंडलॉर्ड बाय चेक 1,20,000 फॉर रेंट। अच्छा पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, ये मुझे समझाना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट लो, ये मैं हटा रहा हूं। हमने लैंडलॉर्ड को बच्चे रेंट पे करा 1,00,000 कितना? 20,000। 1/3 ऑफ द बिल्डिंग इज ऑक्यूपाइड बाय प्रोप्राइटर फॉर रेजिडेंशियल यूज। अब देखो फॉर एग्जाम्पल हमारी 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ये पहला फ्लोर, ये दूसरा फ्लोर और ये तीसरा फ्लोर, 3 फ्लोर है। इस पूरे बिल्डिंग का रेंट 1,20,000 रुपए है। पूरे बिल्डिंग का रेंट कितना है? 1,20,000। अब मैं आपको बोलूँ कि पर फ्लोर बता दो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40,000 इस फ्लोर का, 40,000 इस फ्लोर का, 40,000 इस फ्लोर का। सर आपको कैसे पता चला कि 3 फ्लोर हैं, 4 भी हो सकते थे? देखो बच्चों यहाँ लिखा ना 1/3 ऑफ द बिल्डिंग, 1/3 का मतलब 3 में से 1, यही तो होता है 1/3 का मतलब। अगर हाफ लिखा होता इसका मतलब 2 में से 1, तो आधा आधा होता। 1/3 ऑफ द बिल्डिंग का मतलब है 3 में से 1। सपोज ये वाला फ्लोर, ये वाला जो फ्लोर है इज ऑक्यूपाइड बाय प्रोप्राइटर फॉर रेजिडेंशियल यूज, यानी ये तो उसका रेजिडेंशियल है, यहां तो वो रह रहा है, ये उसका बिजनेस है, हाँ या ना? उसने टोटल रेंट कितना दिया? 1,20,000, जिसमें से 1 फ्लोर पे वो रह रहा है, तो वो तो उसका पर्सनल रेंट हो गया। पर्सनल हो गया तो उसके लिए आपको क्या डेबिट करना पड़ेगा? ड्रॉइंग्स। पर्सनल के लिए क्या डेबिट करना है? ड्रॉइंग्स। 40,000 रुपए ड्रॉइंग्स के डेबिट हो गए, दिस इज हिज पर्सनल, राइट। अब आपका क्या है बचा हुआ? बिजनेस का। जो बिजनेस का है वो रेंट, वो आपका रेंट ही जाएगा, वो तो खर्चा ही है आपका। रेंट अकाउंट डेबिट कितना? 80,000 टू चेक से किया तो बैंक लिख देना, बाय चेक है। टोटल पैसा कितना गया? 1,20,000। देखो अच्छी ट्रांजेक्शन थी या नहीं थी? इसने बोला टोटल 1,20,000 का रेंट है, बट 1/3 घर के लिए यूज होता है, घर के लिए है तो उसको हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो ये तो हो गया ड्रॉइंग्स डेबिट 40,000। रेंट डेबिट कितना हो गया? 80,000, बाकी बैंक से गया टोटल पूरा पैसा। समझे? तो ये हमारे पास कुछ बची हुई ट्रांजेक्शंस, कुछ बची हुई जर्नल एंट्रीज थी जो मुझे आपको करानी थी। आई एम सो सॉरी। इसी के साथ आपका जर्नल एंट्रीज होता है समाप्त, चैप्टर खत्म, टेंशन खत्म।